वेलकम एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माइंड वेव टॉक्स वंस मोर। आज हमारे साथ है डॉक्टर गौर हरि साहू, वो ओडिशा से है एंड मैं उनके बारे में थोड़ा सा पहले बोल देती हूँ, फिर वो खुद ही बताएंगे। उन्होंने मरीन बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर पीएचडी किया है चाइना यूसीएएस से। उनका सब्जेक्ट में जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है, डीएनए, जीन म्यूटेशन, बायोमार्कर्स टेक्नोलॉजी, इन सब के ऊपर उन्होंने पढ़ाई की है। तो आज का जो डिस्कशन होने जा रहा है वो बेसिकली डीएनए और जंक डीएनए के ऊपर हम बहुत सारे बात करते हैं कि हम थोड़ा सा एक फ्रैक्शन ऑफ आर टोटल डीएनए जो स्टोर है हमारा, उसका एक फ्रैक्शन हम यूज करते हैं, बाकी हम उसको जंक डीएनए बोलते हैं। वो सच्चाई में है कि नहीं, एंड ऑल टुगेदर डीएनए के ऊपर, उसके फंक्शंस के ऊपर एंड जो पनीर टिक्का जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई है उसका असर हमारे डीएनए के ऊपर क्या हो रहा है या हो सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर गौरहरी साहू। Thank you for inviting. Thank you. Thanks a lot for It's coming. been my favorite topic. तो ये that काफी is the subject. yes. Yeah, that is the subject and very interesting topic definitely. हमने तो मतलब स्कूल या कॉलेज के टाइम में थोड़े थोड़े से इसके बारे में पढ़े हैं, और जो मतलब डीएनए बोले तो एक वर्ड हमारे दिमाग में आता है कि हमारा ब्लूप्रिंट वहां पे रहता है। जी बिल्कुल। पूरे हमारे शरीर का बोलो या मन का टोटल मतलब ब्लूप्रिंट वहां पे रहता है। तो पहले मैंने जितना आपके बारे में बोला वो सही है कि आप उसके ऊपर थोड़ा ऐड करना चाहते हो कि आप क्या काम कर रहे हो, तो वहां से आप शुरू करो प्लीज। जी, इट्स माय फेवरेट टॉपिक एज वेल एज माय रिसर्च स्टडीज। तो ये काफी टाइम से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर ही रहा हूँ। और जो आपने बताया कि ये अभी पैंडेमिक चल रहा है एंड वी आर गोइंग टू ए न्यू नॉर्मल सिचुएशन, और ह्यूमन का एक ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन एज वेल एज एक मैकेनिकल रिवोल्यूशन, दोनों ऑप्शन है। तो इसके ऊपर हम लोग काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे एंड जैसे कि आपने कुछ देर पहले कहा कि द वाइब्रेशन सिंक्रोनिसिटी हैपेंड और हम सब एक साथ जुड़ गए एक टॉपिक ये डिस्कस करके, लोगों को फ्रॉम बेस लेवल जीरो ब्रेन से हम कैसे उनको थोड़े से एटलीस्ट कॉन्शियस लेवल पे ला सकें और उनको कॉन्सेप्ट समझा सकें कि व्हाट एवर गोइंग इन आवर मैट्रिक्स, हमारा ये जो माया का दुनिया है उसमें कैसे हम साइंटिफिक एज वेल एज जो नॉर्मल ह्यूमन है जिनके कुछ पता नहीं है उनको बता सकते हैं। तो ये मौका मुझे मिला, उसमें आपको भी बहुत थैंक यू और प्रवीण जी को भी काफी। प्रवीण जी को सबसे बड़ा थैंक्स, क्योंकि उन्हीं ने हम सबको जोड़ा है एक साथ। जी 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 जी, उनके वजह से हम जुड़ रहे हैं। जी तो जी। वो तो इटर्निटी में उनका थैंक्स मतलब हम वो खत्म ही नहीं कर सकते। वो एक जी जी हमारे सर के ऊपर सबसे बड़ा एक टीचर है, गाइड है जो हमको गाइड कर रहा है। जी बिल्कुल। तो जी, आप कहाँ से शुरू करना चाहोगे? एकदम इंट्रोडक्शन से कि डीएनए क्या है और उसका फंक्शंस क्या होता है। जी, जैसे कि डीएनए को हम ऐसे ही कॉमन भाषा में अगर समझा जा सकता है तो हम उसको सिंपल भाषा में जैसे कि हिंदी में बताएं या लोकल लैंग्वेज में बताएं तो वो होता है हमारा गुणसूत्र बोलते हैं, जिसमें सारे फॉर्मूला है हमारे लाइफ का। और साइंटिफिक भाषा में बोला जाए तो इट इज ए सोर्स कोड। इसमें सारे सोर्स के हमारे पूरे हायरार्की के लाइफ का, हम जहाँ से हैं, जहाँ से आए हैं, हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा फंक्शनल कैरेक्टर्स क्या है, हमारा लाइफ कैसा चलेगा, तो वो सारा फॉर्मूला उसमें समाहित है। ये तो रहा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर उसको हम एक स्टेप बाय स्टेप में समझा जाए तो वो हमारा रहता है जो हर एक सेल का एक न्यूक्लियस बोल के एक सेंटर पॉइंट होती है, उसमें हमारा क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए पैकेट्स के रूप में एक चेन जैसा रहता है। और डीएनए के अंदर हमारे सारे फंक्शनल जीन, नॉन फंक्शनल जीन, वो सारे छोटे छोटे कोड में समाहित रहते हैं।
और ये सारे जीन्स हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं हम कौन सा एनवायरनमेंट में अच्छे से रह सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, हमारा कैपेसिटी क्या है, हमारा एट्रीब्यूशन क्या है, हमारा स्पेशल स्किल्स क्या है, हम एक्चुअली कहाँ से आए हैं, हमारे ओरिजिन क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। तो लेवल वाइज पहले क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और जीन्स जो रहते हैं वो कोड के रूप में रहती है। वो 3 डिजिट्स का एक कोड रहता है, उसमें कोड में सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं। जी। तो ये आप जो कोड बोले वहां से एक जो बाइनरी कोड होता है हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो वहां पे भी जो कोड होता है वो भी एक 1 और 0 को इधर उधर करके लैंग्वेज बनाते हैं। तो और ये जीन में भी उसी टाइप का एक मतलब 3 और 4 आप जो बोल रहे हो उसको इधर उधर करके उसका टोटल कोड बनता है। तो ये जो इतना मतलब दोनों में इतने मैच हो रहा है फंक्शनलिटी में एंड बनाने में, तो वहां पे कंप्यूटर तो हमने बनाया है इंसानों ने। जी। और फिर ये जो जेनेटिकल ये कोड है ये तो भगवान ने बनाया। जी। क्रिएटर। तो आपके हिसाब से ये इतना मतलब इंसान ने क्या ये चीज को देख के ये कोड बनाया? ऐसा बोल सकते हैं, जिन्होंने हमको इस सेल के अंदर डाला है, या तो सो कॉल्ड हमारे रूलर्स हैं, नॉट द क्रिएटर्स, जो हमारे रूलर्स हैं, तो उन्होंने हर चीज को डुअलिटी में बनाया है। लेकिन अगर आप जेनेटिक कोड को देखेंगे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें हमारे हर चीज 4 फंक्शनल यूनिट में है, लेकिन कोड कैसे बनता है? कोड 3 डिजिट से बनती है। पर हम जब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन करते हैं, आपने खुद कहा कि इट इज अ बाइनरी सिस्टम, 1 और 0 को लेकर बनी हुई है। मीन्स इट हैज ए सिंपलिस्टिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। जब हम उसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो ये मैट्रिक्स डुअलिटी का है, बाइनरी कोड भी डुअलिटी का है। 1 और 0, 1 इज द वननेस, 0 इज द वॉइड, वॉइड मतलब जो महाशून्य है। तो मैं अगर डीएनए जेनेटिक कोड को अगर एक्सप्लेन करूं तो डिफरेंस तो है 3 डिजिट कोड एंड बाइनरी कोड के अंदर, लेकिन सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी है कि हमारा जेनेटिक कोड एंड कंप्यूटर का बाइनरी कोड दोनों ही डुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन डिफरेंस में हम देखें तो हमारा जेनेटिक कोड जो है लिमिटलेस है, क्योंकि हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 टाइम्स 9 अलग अलग स्किल्स बना सकते हैं। लेकिन 1 और 0 को लगाकर आप 2 ही डिजिट बना सकते हैं, जिसमें या तो 1 बनेगा या तो 10 बनेगा। और दूसरा ये है कि ये जो हमारा जेनेटिक कोड है, इसमें एक पॉइंट आती है सेलुलर इमोर्टैलिटी। अच्छा। जब हम उस लेवल के वॉइड को एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे तो वी हैव द लिमिटलेस फंक्शनलिटी इन आवर बॉडी, हम उसको महसूस कर सकते हैं। और यही जो हमारा जो जेनेटिक कोड है, ये आगे जाकर एक ऑर्गेनिक ह्यूमन इवोल्यूशन का भी कारण बनेगा। उसके ऊपर भी काम हो रहे हैं और धीरे धीरे वो भी सामने आएगा। लेकिन कंप्यूटर बाइनरी कोड क्या है? अभी डुअलिटी को वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन इट हैज लिमिटेड कोड, और उस कोड को हम बग कर सकते हैं किसी भी टाइम में। जैसे कि हम बोलते हैं हमारा कंप्यूटर में वायरस हो गया, या तो मेमोरी में वायरस हो गया। अभी एक्चुअली ये पैंडेमिक जो है ह्यूमन माइंड में एक वायरस है, एग्जैक्टली जस्ट बग्ड, क्योंकि एक सिंपल कोड को डालने का कोशिश किया गया है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा ये है कि इस बाइनरी कोड को आप अपने इस डुअलिटी का जो रियलिटी हम जिसको बोलते हैं,
एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, उसमें उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जेनेटिक कोड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें सोर्स का भी फ्रैगमेंट है, सोर्स का भी कंट्रोल है, जिसको हम डिवाइन सोर्स बोलते हैं। जी। पर आपने आपके सब्जेक्ट में जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है, तो वहां पे जो मतलब जीन को छेड़छाड़ बोलना गलत जी बात जी है, तो बिल्कुल सही बात है। कर रहे हो, तो फिर वहां पे तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जी जो कोडिंग बना हुआ कर है, सकते हैं। इसीलिए तो हम प्लानिंग से इसको बनाया गया, तो प्लांटिंग बोलते हैं। प्लान से एक सिंथेटिकली हमने एक और सोर्स कोड को बनाया, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके फिर हम अपने जेनेटिक कोड को चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। So this is a inorganic way. This is a mechanical way of human evolution. तो वो जो बनेगा वो एक और एजेंडा के तहत वो बनेगा। जी। तो अभी हम mRNA की तरफ आ रहे हैं, पर उसके पहले आप RNA के बारे में बोलो, तो फिर आना थोड़ा सा इजी होगा उसमें। जी बिल्कुल। जैसे कि हम हमारे अभी बताए कि डीएनए भी है, तो आरएनए जो है वो एक और सिंपलिस्टिक फंक्शनल यूनिट है, जिसमें बिना ऑक्सीजन का वो एक छोटा सा कोड होती है, लेकिन वो बहुत ही सुपरफिशियल वे में वो काम करती है, क्योंकि डीएनए से ही बनी हुई है, लेकिन ऑक्सीजन यूनिट नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हमारे सारे फंक्शन एंड नॉन फंक्शनल यूनिट को वो टेक ओवर करते हैं। मतलब सारे हमारे जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होते हैं उसको चैनल करना, उसको फंक्शन करना, कोई प्रोटीन बनाना है, कोई एंजाइम बनाना है, या तो हमारे कोई कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो ये सारे जो है ये हमारे छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ये बनाते हैं। तो इनके 3 टाइप्स के हैं, जैसे कि टीआरएनए होते हैं जो अलग अलग इस चेन प्रोसेस में वो हेल्प करते हैं। मैं डीप तो नहीं जाऊंगा, बेसिक में ही बताता हूँ। एक होता है आरआरएनए होते हैं, वो जो होते हैं वो हमारे नॉन फंक्शनल यूनिट को वो हैंडल करते हैं। एक होता है एमआरएनए, विच इज सेंटर पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक। एमआरएनए जो होता है उसको हम सिंप्लीफाइड भाषा में बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, कि वो एक मैसेज कैरी करता है या तो क्रिएट करता है हमारे ही डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर। अच्छा। क्योंकि डीएनए जो है वो गुण है और सूत्र भी है। तो गुण मतलब एक कैरेक्टर है, सूत्र मतलब फॉर्मूला है। तो उसी गुण या तो फॉर्मूला से लेकर एक मैसेज लेकर आता है कि हमको ये प्रोटीन या ये एंजाइम हमको बनाना है बॉडी में। अच्छा। तो एमआरएनए डीएनए से ही बनती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अच्छा। नेक्स्ट स्टेप में वो ट्रांसलेट होता है, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट होता है, जैसे हम भाषा को ट्रांसलेट करते हैं, तब वो बन जाता है प्रोटीन या तो एंजाइम, जो हमारे सारे ऑर्गन या तो ऑर्गेनल्स जो है उसको वो हेल्प करता है। कोई सेलुलर ब्लॉक्स बनाते हैं, मतलब सेल्स को बनाते हैं, कोशिकाओं को बनाते हैं, या तो हमको एनर्जी देते हैं। प्रोटीन एनर्जी देता है, आगे जाकर वो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में टूटेगा। लेकिन एमआरएनए का जो फंक्शन है वो ट्रांसलेशन तक है, उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ट्रांसलेशन क्या है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। तो अभी जो बात हो रही थी स्पाइक प्रोटीन की, वो स्पाइक प्रोटीन बना के नहीं दे रहे, वो जाके अंदर बना रहे, ये स्पाइक प्रोटीन दे रहे। जी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप वे में समझते हैं। तो हाँ, तो ये तो रह गया ये हमारा अंदर का सारे प्रोसेस कैसे हो रहे हैं।
तो वाई mRNA इज टारगेटेड, mRNA ही क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि वो मैसेज लेकर आता है। अगर मैं mRNA को ही अंदर डाला गया है तो यानी कि ये मैसेज को बनाया गया है एक नई मैसेज की तरह कि तुमको ये बनाना है। तुम जो ऑलरेडी हो बॉडी में वो नहीं बनाना है, हम जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाले हैं वो बनाना है। तो यानी कि फॉर्मूला चेंज हो गया। फॉर्मूला चेंज हो गया तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूला अगर चेंज हो गया तो आउटपुट भी चेंज होगा। आउटपुट चेंज होगा यानी कि प्रोटीन चेंज होगा। और बॉडी में प्रोटीन चेंज हो रहा है मतलब इट इज कॉल्ड एज ए फॉरेन पार्टिकल, जो हमारे बॉडी में पहले था नहीं या हमारे बॉडी को कभी पता नहीं, बट एक नई चीज बन रही है। तो बॉडी को एक इम्यून रिस्पॉन्स भी होगा, जो आज आप हॉक्स के नाम पे, हम उसका नाम वो भी नहीं लेंगे, उसका नाम हॉक्स लेंगे। जो हॉक्स है तो अंदर जाकर जैसे ही इम्यून रिस्पॉन्स देता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट होती है, किसी को कैंसर होती है, दिस आर इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब हमारे अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके साथ वो लड़ाई करता है। जब हार जाता है, जिस लेवल पे वो हारता है उसका अलग अलग नाम है। किसी का हार्ट बंद हो गया, इट इज कार्डियक अरेस्ट। किसी को कहीं पे अननोन प्रोटीन सिंथेसाइज होके कोई सेल्स बढ़ गया, हमारे बॉडी को पता नहीं, इट इज कॉल्ड कैंसर। तो जैसे कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे मैं एक लेवल पे डेफिनेटली जा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो mRNA टेक्नोलॉजी की जब रिसर्चिंग शुरू हुई थी, मतलब mRNA टेक्नोलॉजी को कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी हम यूज कर सकते हैं क्या? मतलब जी जो टेक्नोलॉजी है वो आप थोड़ा बताओ। जी, जैसे कि mRNA के अंदर भी बहुत सारे फंक्शनल सब यूनिट्स हैं, जिसको हम माइक्रो आरएनए भी बोलते हैं, जिसको हम माइक्रोन लेवल पे, और एक है जो कि नानो mRNA भी बोलते हैं। उस लेवल पे भी अभी रिसर्च हो रहे हैं। जब मैं मास्टर्स में था तब भी वो रिसर्च हो रहे थे। तो उसके जो लाइब्रेरीज बनती है, उसके लाइब्रेरी में हम नए नए फंक्शनल यूनिट्स का संरचना करते हैं, उसके फॉर्मूलास बनाते हैं, बनाकर हम बहुत डेकेड से हम प्लांट के ऊपर भी रिसर्च करते आए हुए हैं। आजकल जैसे आप बहुत सारे देखते हैं कि केला मीठा नहीं था, केला स्लाइटली खट्टा हुआ करता था। इट्स एन एग्जाम्पल। तो उसको बनाया गया कैसे? उसके अंदर के संरचना को चेंज करने के लिए हम उसके गुणसूत्र को उसी माइक्रो आरएनए टेक्नोलॉजी के मदद से हमने उसके प्रोटीन को चेंज करना शुरू कर दिया। तो ये तो खैर हमारे ह्यूमन बेनिफिट के लिए है, लेकिन कोई हमारे ऊपर कोई अननोन संरचना कर रहा है, दैट इज नॉट ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके ऊपर काफी टाइम से काम हो रहा है, पॉजिटिवली काम हो रहा है, लेकिन ये बता सकते हैं कि मैं जितना डीप लेवल तक पढ़ा, घुसा उसके अंदर, तब मुझे लास्ट में यही फील हुआ कि रिसर्च इज आल्सो ए हॉक्स। स्पेंडिंग मनी एंड फ्लोइंग द मनी इज जस्ट लाइक रिवर में आप पैसे बहाना जैसा है। क्योंकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर रिसर्च को लाया जाता है। जैसे अभी पैंडेमिक का है, और उसमें जो क्रिएट किया जाता है, एक नेचुरल सिस्टम के ऊपर एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम लाकर एक आर्टिफिशियल सॉल्यूशन लाना कितना हद तक सही है कि हमको सुनने वाले वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए मैंने वही सोचा कि इसको कॉन्सेप्चुअल समझाइए, किसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किसी भी आइकॉन्स, किसी भी फिगर, किसी भी गवर्नमेंट, किसी के अगेंस्ट में नहीं, ओनली कॉन्सेप्ट।
आप खुद डिसाइड कीजिए, आपके हाथ में दोनों ही ऑप्शन है, एक मैकेनिकल ह्यूमन एवोल्यूशन, एक ऑर्गेनिक ह्यूमन एवोल्यूशन। दोनों ही स्थिति में हमारा अर्थ हमारे साथ है। जी। तो ये तो रही अवेकनिंग के बाद। बात आती है एमआरएनए की। एमआरएनए तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कैरियर है, उसके अंदर हम जो इंफॉर्मेशन उस सूत्र को बदल के हम डाल देंगे वो हमारा काम करेगा। जी। बट यहाँ पे जो रिजिडिटी जो लोगों में अभी भी है ना, क्योंकि ये जो प्लैंडेमिक जो टर्म है ये तो स्प्रेड हो चुके हैं, इस बेसिस पे भी बात करें तो ओके दिस इज आर्टिफिशियल, दिस इज प्लैंडेमिक, वो मान रहे हैं। बट एक प्लैंडेमिक बनाया गया और उसका सोल्यूशन अभी जो आप बोले कि एक प्लैंडेमिक एक थॉट से, एक पर्पस से बनाया गया, फिर उसका सोल्यूशन भी तो उसको सपोर्ट करते हुए ही होगा ना। तो वहां पे अभी भी रिजिडिटी है लोगों में, स्पेशली जो एक्सेप्ट कर चुके हैं इस चीज को। फिर भी हम हमारी कोशिश जारी रखेंगे। ओके, तो हाँ, तो हम एमआरएनए तक पहुंचे थे। जी, हमारे इंडिया में, ये मैं डॉक्टर बैनर्जी को पूछ रही थी, उनसे भी बात हुई थी, इंडिया में जो 2 वेरिएंट है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, वो उसका बेस एमआरएनए नहीं है, मतलब जैसे बोलते हैं, तो क्या वो सच है? पहली बात तो है कि इसके ऊपर डेटा किसी के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है, हाँ। डेटा किसी के पास नहीं है, ना इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। तो ट्रायल हुआ नहीं तो क्लिनिकल डेटा बनेगा ही नहीं। क्योंकि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन टोटली फार्मा के ऊपर है। हम दोष देते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन खेल ये सिर्फ फार्मा का है। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन लाना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, किसी कंट्री को इकोनॉमी में दबाना है, एवरीथिंग इज बिजनेस। तो अगर क्लिनिकल ट्रायल हुए नहीं तो क्वेश्चन आएगा सबके दिमाग में, क्लिनिकल ट्रायल क्या है, हाँ, क्यों नहीं हुआ और कितना समय लगता है। तो पहली बात तो बेसिक चीज सबको समझनी है, क्लिनिकल ट्रायल को एटलीस्ट 10 से 15 साल लगता है। और ये जो होक्स आया ये शायद 1 साल के अंदर आ गया। तो इसकी जो डेटा है ये कहाँ पे है, किसको, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि एवरीथिंग इज एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड मतलब सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है। बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं सेंसिटिव रहता है इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल में भी जानबूझकर ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी वो वायरस डाला जाता है। वो जब उसके साथ कोप अप करता है, जो हम मेडिसिन दिए या कुछ दिए, उसके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हुई, उसमें से एंटीबॉडी को लेकर ये हॉक्स बनाए जाते हैं। तो वही बात, प्रॉब्लम क्रिएट करो, किसी को पेन दो उस सोल्यूशन को बनाने के लिए, और सोल्यूशन लाओ और छाती पीट कर बोलो कि हमने 8 महीना में ले आए। लेकिन 8 महीना के अंदर आपने कितने अननोन लोगों के ऊपर उसका ट्रायल किया होगा, कितने बिन बोल सके जानवर के ऊपर वो ट्रायल हुआ होगा। तो मेरे मायने में तो बनाने वाला भी मूर्ख है, लेने वाला भी मूर्ख है, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता है। बनाने वाला कैसे मूर्ख हो सकता है, उनको तो पता। बिकॉज ये है क्रिएशन के अगेंस्ट में है। मैं आगे बताऊंगा कि इसका डेटा कैसे पता चला मुझे। अच्छा। ये हुआ कि NIV जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वुहान, बैक टू द ओरिजिन, ये कहाँ से आया? ये वुहान के जो कुछ सेंसिटिव डेटा है ये लीक हो गया। कैसे
कि उनके जो वेबसाइट्स होते हैं चाइना के, जनरली आउटर वर्ल्ड के वेबसाइट जैसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने डाला कि niv.com या niv.org या niv.edu एजुकेशनल यूनिट का, तो उनके कैसे रहता है कि 11001.com 113 ऐसे ही रैंडम नंबर्स। वो कैसे पता? बिकॉज आई वॉज डूइंग रिसर्च इन चाइना। वहां पे सारे वेबसाइट्स ऐसे ही चलते हैं, ना किसी का आगे कुछ है ना किसी का पीछे कुछ है, बट इट इज दोज हाईली सेंसिटिव डेटा आर बीइंग हैंडल्ड बाय द कोर लेवल टीम। उनके टीम को पता है वो क्या हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ये कभी एक्सपोज हो ही नहीं सकता। आप उनके वेबसाइट में जाकर देखेंगे, जो उनका इंग्लिश वेबसाइट रहता है वो तो कभी 10-15 साल पहले अपडेट हुआ होगा, या तो जो डेलीगेट्स उनके वहां आते हैं अमेरिकन या यूरोपियंस, उनके फोटोज रहेंगे। तो उनका जो ओरिजिनल वेबसाइट होगा वो चाइनीज वेबसाइट ही होगा। और वो कैसे होगा? ऐसे ही नंबर्स के हिसाब से। तो उसके जो कुछ डेटा बेस थे वो किसी एक दिन एनक्रिप्टेड नहीं थे, और हमारे इंडिया से ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ऐसे ही रिसर्च कर रहे थे, उनके हाथ में ये डेटा लगी। उसके ऊपर उन्होंने काफी डीप ड्राई लैब रिसर्च किया, सारे डेटा को एनालाइज किया। सुबह देखा तो वो सर्वर लॉक हो गया था, लेकिन काम करने वाले काम कर चुके थे। ये सारा चीज उन्होंने एक यूरोपियन जर्नल को दिया, और डेटा को पब्लिश तो नहीं किया, क्योंकि ये डेटा वैसे भी पब्लिश नहीं हो सकती, इसके ऊपर एथिकल राइट्स आ जाएंगे। तो उन्होंने इसका जो एनालाइज्ड फॉर्म है उसको उन्होंने पब्लिश किया। ये चीज जानबूझकर की गई थी, और प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए भी इनको बंदे चाहिए। तो इसीलिए वुहान के ही एक माइनिंग सेक्टर के कुछ माइनर्स थे, वर्कर्स थे, उनमें ये इंजेक्ट किया गया। वो कुछ 30-40 बंदे थे, 300 में से वो एक्सपायर कर गए, मतलब डेथ कर गए। इट वॉज द सक्सेसफुल न्यूज फॉर देम। वो ये क्लियरली उस सर्वर पे लिखी हुई थी उनके आउटपुट में कि इट वॉज ए सक्सेसफुल फॉर देम। तो इससे जघन्य अपराध क्या हो सकता है? फिर नेक्स्ट आते हैं कि अगर ये हॉक्स है, सबको लगाई जा रही है, इतने 8 महीने में आ गया, सबको हम छाती पीट के बोल रहे हैं कि हमने बॉक्स बना दिया और पूरी दुनिया को दे दिया, एंड इवन वी आर एक्सपोर्टिंग इट। मन में क्वेश्चन ये आता है कि सारे डिजीज तो डिजीज ही है, सब में तो लोग मर ही रहे, यही क्यों? ये इसीलिए क्योंकि अब WHO का 6 महीने पहले का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, तो 6 महीने या 8 महीने पहले ही हमारा जो बहुत पॉपुलर बीमारी है मलेरिया, मलेरिया का पहला वैक्सीन उन्होंने पास किया। अच्छा। इतने डेकेड्स के बाद, इतने 100 साल के बाद उसको फाइंड आउट करने वाला भी इंडियन डॉक्टर ही था। पर वैक्सीन कब आया? 100 साल के बाद। दैट मीन्स इट्स क्रिएटेड। अभी कुछ टाइम पहले पोलियो वायरस वैक्सीन का रिपोर्ट्स लीक हुए। इंडिया में कितने लोगों को तो पोलियो वायरस का ही हॉक्स लगा दिया गया है। हाँ, सुना है मैंने भी जी। एंड इट्स वाइडली पब्लिश्ड इन आवर न्यूज़पेपर्स। जैसे कि वो क्रेडिट ले रहे थे उसका। अदरवाइज ऑल द मीडिया हाउसेस इनको घुस जाना चाहिए था, लेकिन दे आर द पिलर्स। जब काम हो गया तो लोगों में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लाना है कि ये हुआ है,
तो ही वो काम करेगा। हम्म आप कॉन्शियस लेवल पे उसको सोचेंगे ही नहीं, चाहे आप कितना भी हॉक्स लगा लो, आपको कुछ नहीं होगा। तो उसको जानबूझ के आउट किया गया ताकि माँ बाप के अंदर वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जाए कि उसके बच्चे को पोलियो हो चुका है, तो वो हाँ होगा। एंड इट्स देयर एजेंडा टू मेक द हम्म डीपॉपुलेशन। नेक्स्ट कम्स कि ये एमआरएनए का है या नहीं इंडिया का, हम्म ये डेटा भी ओपन नहीं हुआ। हम्म। इसको जानबूझकर एनक्रिप्ट करके रखा गया और उसका रीजन ये बताया गया कि फाइजर और मॉडर्ना हमारे पीछे पड़े हैं कि हमको हम्म, इसका फॉर्मूला बताओ। हम नहीं बता रहे। अच्छा। जैसा हम्म पड़ोसी के फूफा मुंह फुलाया हुआ है, हम नहीं बताएंगे। हम्म। बट कोवैक्सीन या कोविशील्ड किसी कोविशील्ड का भी क्लिनिकल डेटा पब्लिश नहीं हुआ है। नहीं, बट दोनों में से एक तो एस्ट्राजेनेका का ही वो है। आई एम नॉट श्योर कि कोवैक्सीन के, तो दैट इज ऑलरेडी ऑलरेडी प्रूवन और कुछ देशों में वो बैन भी किया गया है। फिर वो रिपोर्ट्स आने के बाद भी कैसे हमारे देश में उसका अभी भी चालू रह सकता है? ये कॉमन क्वेश्चन है कि एस्ट्राजेनिका ने ही बनाया, लेकिन हम्म, अगर उसको देखा जाए तो उसमें 5 नेशनल मेंबर थे। अच्छा। उसमें इंडिया भी था, कनाडा भी था, यूरोपियन कंट्रीज में यूके, ऑस्ट्रिया, ये कुछ कुछ कंट्रीज भी थे। टोटल 5 नेशन ने मिलकर बनाया और हम्म यूरोपियन का जो रिसर्च हेड था वो एस्ट्राजेनिका था। हम्म और यहाँ का जो है वो अभी यूके में ही है, हम्म। पूना वाला, पुणे सम वाला। नेम पूना वाला। हम्म तो आप लिंक कर सकते हैं, हम्म। बट इसीलिए हम उसको डायरेक्टली नहीं बता सकते या पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ना डेटा है, ना उसके कुछ प्रूवन रिपोर्ट्स हैं। क्योंकि बट मैं सेम बहुत एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मैंने हाँ। अपने कोरियन दोस्तों को भी कनेक्ट करके पूछा, तो हम्म वो लोगों ने बताया कि हम लोग एस्ट्राजेनेका लगा रहे हैं। एंड कुछ सिंगापुर के भी हैं, तो वो भी बोले कि हमारे यहाँ भी एस्ट्राजेनेका ही आया है। बट हम्म कोरिया में वो साइड इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन सिंगापुर में नहीं हो रहा है, इंडिया अच्छा। में नहीं हो रहा है। हम्म। यानी कि कुछ कुछ रीजन्स में इन्होंने ओरिजिनल लगाया है, लेकिन इनको प्लासेबो भी दिया है। हाँ। बिकॉज बिकॉज ये इतने नीच लेवल के हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि पॉइजन को भी ये अपना पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ही खत्म कर देना चाहते हैं कि हम्म भाई यूके में लगाया 100 लोग मर गए, अब इंडिया में 150 करोड़ है, कुछ ना कुछ तो मरेंगे ही। हो हम्म गया, कॉन्शियसनेस फैल गया और वो होगा ही। अब हम्म। जिन लोगों ने आ, ये एक्सट्रीम केसेस देखे हैं उनमें वो एक्सेप्टेंस थी कॉन्शियसनेस लेवल की कि मुझे हुआ है, मैंने लिया है, हम्म मुझे हो गए। जिन लोगों ने नकार दिया कि मुझे नहीं होगा, हम्म उन्होंने विल पावर दिखाई, तो वो लोग अभी भी हैं। हम्म। तो इसीलिए हम जंग को भी डिस्कस करेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हम्म। यस तो उसके पहले थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर अगर बात यस करें तो यस यस यस। तो ये टोटल खत्म हो जाता है जी जी जी। रहने का। हाँ, तो डिटॉक्सिफिकेशन से पहले थोड़ा अगर हम डॉक्टर का पॉइंट डिस्कस कर ले हाँ, कि दैट इज ऑल्सो डॉक्टर्स, वेरी इम्पोर्टेंट। यस, तो डॉक्टर को हम पॉइंट आउट करते हैं या तो जनरल पब्लिक पॉइंट आउट करते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि ये एक कंट्रोल्ड पिलर के अंडर में है डॉक्टर्स। कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि फोर्सफुल सस्पेंशंस भी हुए हैं, हाँ। कहीं कहीं पे देखे हैं कि आपने लाइसेंस तक भी कैंसिल कर दिया गया। हम्म तो
डॉक्टर्स को हम किस लिए और कहीं कहीं पे ब्लाइंड फेथ भी मैंने जो देखा हुआ है मेरे फैमिली में, वो मैं ब्लाइंड फेथ ही देख रही हूँ और कुछ नहीं। ये प्रेशर कोई आउटर प्रेशर उनके ऊपर नहीं है, उनका ब्लाइंड फेथ है। वो तो है ही, क्योंकि एवरीथिंग इज अंडर मनी कंट्रोल। और दूसरा है कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर मेडिसिन एक्सपर्ट है। ना वो मेडिसिन बनाते हैं, ना मेडिसिन बनाने के लिए रिसर्च करते हैं, ना रोग के ऊपर रिसर्च करते हैं। दे आर डायरेक्टली कम्स अंडर फार्मा कंट्रोल। फार्मा बनाता है, फार्मासिस्ट लेकर आता है, और उनके अंडर में जो एमआर रहते हैं वो तरह तरह के गिफ्ट्स देकर उनसे वही मेडिसिन लिखवाते हैं जो फार्मा उनको देना चाहता है। तो डॉक्टर्स किसके एक्सपर्ट हुए? मेडिसिन के एक्सपर्ट हुए। तो दूसरा है कि वो इस हॉक्स को क्यों लेने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं या लोगों को समझा रहे हैं, तो उनके पास एक प्री गाइडेड प्रोटोकॉल है कि गवर्नमेंट ने बोला है हमको देना है, इसमें ये टास्क है वो करना है, प्री गाइडेड। तो वो भी उस प्रोग्राम या प्रोटोकॉल से नहीं हिल सकते। दूसरा है कि वो क्यों बता नहीं रहे, क्योंकि एमबीबीएस का जब आप देखेंगे तो वो है एक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, मेडिसिन के ही बुक पढ़ पढ़ कर वो आया है। अब उसके अंदर एक पैंडेमिक ले आए जो उसने कभी पढ़ा नहीं और रिसर्च कोई और कर रहा है, तो उस केस में तो वो प्री गाइडेड प्रोटोकॉल को ही फॉलो करेगा कि भाई मैं ये सब में क्यों पढ़ूं, और उसका दिमाग भी नहीं चलेगा। और ये एक एजेंडा के तहत हो रहा है। मैं नेक्स्ट में ये बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि ये देखें कि डॉक्टर क्यों नहीं करते हैं या डॉक्टर क्यों नहीं पढ़ते हैं। यह हमारे एजुकेशन लेवल का एजेंडा ही ऐसा है, क्योंकि एवरीथिंग कम्स अंडर वन अम्ब्रेला। सारे जो चला रहे हैं वो एक ही अम्ब्रेला के अलग अलग धागे जैसा है। तो वो कैसा है कि डॉक्टर जो है, मैंने बताया मेडिसिन के एक्सपर्ट है। अब आप पूछेंगे जीन लेवल पे रिसर्च क्यों नहीं हुआ है? जीन लेवल पे भी रिसर्च हो रहा है। उनको क्या कहा जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपर्ट बोलते हैं, लेकिन उनको भी अलग कर दिया गया प्लानिंग के तहत। कैसे? किसी को फॉरेंसिक एक्सपर्ट बना दिया, वो बेचारे क्राइम में रिसर्च कर रहे हैं। अब एक जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपर्ट वो क्राइम का रिसर्च कर रहा है, दूसरा है एक बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहा है। बायोलॉजिकल रिसर्च वाला खुद फंडिंग के पीछे रहता है और वो वही रिसर्च करता रहता है ऑल टाइम जो पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश हो गए हैं या तो जो ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट्स है, कोई चीज नए के ऊपर नहीं कर रहे। अब तीसरा है फार्मा। फार्मा भी अपना रिसर्च कर रहा है, क्या? नए नए मेडिसिन, नए नए केमिकल्स, नए नए केमिकल डेरिवेटिव्स। वो क्या बनाते हैं? वो मेडिसिन बनाते हैं और हॉक्स बनाते हैं जो डॉक्टर लेते हैं और डॉक्टर बदनाम होता है। पर यहाँ पे आप जो बोले या सभी को जैसे पता है कि एक मिनिमम टाइम पीरियड लगता है एक टीका बनाने के लिए, तो ये मिनिमम इंफॉर्मेशन तो एक डॉक्टर के पास होना चाहिए और होता भी होगा। तो फिर वहां पे कुछ डाउट नहीं आते कि इतनी जल्दी कहाँ से ये पैदा हो गए, तो वहां से इतना भी आइसोलेशन कैसे हो सकता है? बिकॉज ऑल दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। आप अगर कोई भी सब्जेक्ट को पकड़ो वो कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो इट्स अ चेन थिंग। तो आप आइसोलेशन में इतना कैसे रह सकते हो? आइसोलेशन में ये है कि आपने जैसे खुद बताया कि डाउट्स क्रिएट होते हैं। डाउट्स तो हुए, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि द प्री गाइडेड प्रोटोकॉल इज सो टफ फॉर देम कि वो अपने डाउट को डाउट ही रहने देते हैं और उसके ऊपर भी डिस्कस नहीं कर सकते। आप मतलब प्रोफेशनली नहीं बोल पा रहे हो या प्रोफेशनली कर नहीं पा रहे हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि फैमिली में डॉक्टर्स है, तो
वो तो पेशेंट्स को जाके नहीं बोल रहे या नहीं बोल रहे कि ना लो ऐसा, ओके आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट आपस में जब बात हो रही है तभी तो खुल के बात करो। तभी भी नहीं, तभी भी वो ना वाला बात ही है कि नॉट एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं है, वही जो अब तक सोच के बिलीव करके चल रहे हैं, वही ब्लाइंड वाला फेथ। वो इसीलिए बन जाता है कि एक तो स्टूडेंट लेवल से ही उनका इतना स्ट्रगल रहता है डॉक्टर बनने का एंट्री लेने के लिए। जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको इतना हाई लेवल पे एक एक्सेप्टेंस रहता है मेडिसिन के बुक्स पढ़ पढ़ के कि उनके पास जब प्रोटोकॉल आता है ना तो उनको उसमें वही बुक्स दिखता है, तो वी हैव टू फॉलो, जस्ट फॉलो इट। बट डॉक्टर के पास फिर ऑप्शन नहीं रहता है, डाउट का ऑप्शन नहीं है उनके पास। डॉक्टर तो निकल के आके बोल रहे हैं, मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर भी हैं जो बोल रहे हैं। उनका ऐसा टाइम भी आ गया, उनको यूट्यूब चैनल भी खोलना पड़ा। ऐसे भी डॉक्टर आ गए। क्यों? वो हम रिजल्ट देख सकते हैं। जो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है दे आर कैंसल्ड, उनको कैंसिल कर दिया जाता है। और ये कैंसल कल्चर अब इंडिया में इतना अभी हद तक आ चुका है यूरोप से कि अब यहाँ पे भी कैंसिल हो रहे हैं लोग। तो एक फिजिकल वर्ल्ड का अपना बेनिफिट के सामने अब ह्यूमैनिटी को वो कितना हद तक वो तोलते हैं वो डॉक्टर्स कम्युनिटी के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। जी, इट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस, कौन की फ्री विल की बात आ जाती है वहाँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम ये तीनों साइंस है, मेडिसिन साइंस, फोरेंसिक साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फार्मा टेक्नोलॉजी, ये जितने हैं ये एक ही अम्ब्रेला के हैं, तो यानी कि एक ही कंट्रोल सिस्टम से ही आ रहे हैं। तो ये हो गया कि अब डॉक्टर्स क्यों नहीं मानते हैं, उनका ईगो आ जाता है कि भाई हमने मेडिसिन पढ़ा है। और दूसरा आता है कि उनके कॉन्शियसनेस भी हैक हो चुका है फार्मा के थ्रू कि हम जो बताएंगे वही सही, हम जो इनिशिएटिव लेंगे, हम जो मार्केट में छोड़ेंगे वही आप लिखोगे। अभी आप ये बताइए, डॉक्टर 10 साल पुराना अच्छा मेडिसिन है लेकिन मार्केट से जा चुका है, तो क्या वो प्रेस्क्राइब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज आउट ऑफ देयर लिमिट्स। वो वही लिखेंगे जो उनको, जो कागज में दिया गया है, जो ब्रोशर उनको दिया गया है। हाँ, तो हम डिटॉक्स के ऊपर आ रहे हैं। जी जी, तो जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या तो स्पिरिचुअल एवेकनिंग के ऊपर बातें करते हैं, या तो कुछ डॉक्टर्स सामने आकर डिटॉक्स का बात किया है, या तो कुछ जो हेल्दी फूड के एक्सपर्ट हैं जिनको हम आज के भाषा में बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, एक्सक्यूज मी, तो उन्होंने डिटॉक्स का सारे बातें की। तो हम जब उसको देखना चाहते हैं, डिटॉक्स है, डिटॉक्स मतलब इट्स अ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। हम हमारे अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल्स आ गए हैं उनको रिमूव करना है। तो दैट इज ए बेसिक फिजिकल लेवल कि आप कुछ ले रहे हो, फिजिकली ले रहे हो, बट वट एवर इनसाइड योर डीएनए, वट एवर इनसाइड योर ब्लड, जो आपके हर एक ऑर्गन्स के जीन लेवल तक वो जा चुका है, उसको डिटॉक्स करना एक लेवल आगे की सोच है। तो ये जो सारे डिटॉक्स बता रहे हैं, दिस इज ए फिजिकल लेवल। फिजिकल इन द सेंस आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, आपके ऑर्गन्स अच्छे काम करेंगे, लेकिन जो सेलुलर लेवल पे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, तो उस लेवल का डिटॉक्सिफिकेशन अभी किसी के पास नहीं है। क्योंकि तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर बात करें, जी, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट प्रूवन
अगेन। यस 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 तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप बोलो पहले। जी। तो जैसे कि इसका मेन 4 इंग्रेडिएंट है। हम्म एक है mRNA जो हम्म इसका फॉर्मूला है। हम्म दूसरा है लिपिड नानो पार्टिकल्स हम्म। जिस जो इसको ले जाने में मदद करता है, यहाँ पे मैं चैनल होने में। यहाँ पे थोड़ी सी रोकूंगी। ये जो जी एमआरएनए है उसका जो मतलब वो कहाँ से आ रहा है? वो ये जो एमआरएनए हम डाल रहे हैं वो क्या हम बना रहे हैं कि कोई जी सोर्स से हम ले रहे हैं? इसके ऊपर हम जब अगर डीपली देखें तो एवरीथिंग कैन बी सिंथेसाइज्ड सिंथेटिकली। कुछ हम्म भी आप बना सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स को, हम्म क्योंकि इस सारे जो सब यूनिट्स हैं जो कुछ देर पहले मैंने जेनेटिक कोड बताया, वो हम्म सारे कोड्स जो है केमिकली फॉर्म में ही रहते हैं, इसलिए हम्म हम उनको बायोकेमिकल्स बोलते हैं। क्योंकि हम्म एक बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर केमिकल है तो उसको हम्म बायोकेमिकल बोलते हैं। तो वो हम्म सारे बायोकेमिकल रिसर्च इतना आगे बढ़ गया है कि हम उनके सारे सब यूनिट्स एज वेल एज उसके कोड्स को हम सिंथेटिकली बना सकते हैं हमारे लैब में ही। ओके। एंड इट्स ए डे टू डे प्रोसेस, हम भी बनाते थे उसको, उसके कैरेक्टर्स को चेंज करने के लिए। हम्म तो उसमें क्या करते हैं, हमारे अपना जो मैसेज है हम्म वो होस्ट के अंदर भी वो मैसेज कैरेक्टर में बदल जाए, इसलिए हमने mRNA को यूज किया हुआ है। अच्छा। जो उन लोगों ने भी होक्स को बनाया है उन्होंने सोच हम्म समझ कर ये किया कि दिस विल कैरी आवर मैसेज टू हम्म सिंथेसाइज इन द होस्ट बॉडी। होस्ट मतलब जो लेने वाले हैं, जो हम्म पेशेंट है। हम्म तो mRNA क्या है कि वो एक मैसेज लिया आपके अंदर से, एक सोर्स कोड को लिया, और वो जब होस्ट के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, वो वही जीन बनाएगा हम्म रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू जो ऑलरेडी वो प्रोग्राम्ड है। हम्म वो ये नहीं बनाएगा जो आपको चाहिए, हम्म। वो ये बनाएगा जो उसको बनाने वाले जो चाहते हैं। हाँ। तो उसको हम रिसर्च के भाषा में बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो अच्छा। हमारा इंटरेस्ट जो है वही वो हम्म जीन बनाएगा, या तो वो हम्म वही प्रोटीन बनाएगा। हम्म तो इसमें सबके अंदर क्वेश्चन आएगा कि इसमें लिथली क्या है, हम्म लिथल क्या है, घातक क्या है। हम्म अभी रिसेंटली एक वीडियो पब्लिश हुआ था, एक वीडियो में मैंने देखा था, एक रिसर्चर ने बताया, ही वॉज ए कार्डियक एक्सपर्ट। तो उन्होंने बोला कि ये इतना लेथल है, मैं आपको वीडियो रिप्रेजेंटेशन करके ही दिखाऊंगा। करके उन्होंने वीडियो रिप्रेजेंटेशन किया, और उन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया कि जिन जिन को विजुअल सेंसिटिविटी है वो ना देखें। तो हम्म उन्होंने बताया कि रिसेंटली अभी 4 दिन पहले का एक पर्सन जो यही प्लेंडेमिक में एक्सपायर हुआ है, उसका हार्ट के अंदर जब हम सेक्शन कट करके उसको हमने ऑब्जर्व किया, उसके अंदर से कुछ थ्रेड जैसा पाया गया, धागे जैसा। तो उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में अलग अलग करके दिखाया। तो वो जब वो पूरा खोलते जा रहे थे तो इट वाज अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स लेंथ। किलोमीटर्स। किलोमीटर्स। बाप वो रे। बहुत थिन फ्रैगमेंट्स में धागे की तरह वो सब जमा हुआ है। हाँ। और उन्होंने बताया कि ये पेशेंट के हार्ट में चोक हो गया और वो इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स एक्सपायर हुआ। तो इस प्रोटीन को जब हमने एनालिसिस किया तो हम्म पाया गया कि इट इज अ फॉरेन प्रोटीन, मतलब बाहर से आया हुआ है। अब वो हार्ट लेवल पे तो च्युइंगम चबा नहीं रहा होगा, तो क्या हुआ है, तो उसको जब उन्होंने डीप लेवल देखा तब उसके ऊपर के कुछ बायोमोलिक्यूल्स को ट्रेस किया और उसको फिर रिवर्स ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो पाया गया कि इट इज ए फॉरेन एमआरएनए कोडेड जीन जो हम्म इसी हॉक से आया है। हम्म।
तो उन्होंने सबको आगाह किया कि जो आप ले रहे हो, ये कहाँ का इंसिडेंट आप बोल रहे हो? ये यूएस का ही है। यूएस का, ओके। यूएस का ही है। और उन्होंने किसी एक डिसीज्ड पेशेंट का उन्होंने लेकर आए थे, और वो पूरा पेट्रिटिस में माइक्रोस्कोप, वो अंडर अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने ऑब्जर्व करके दिखाया, और द होल चेन ऑफ प्रोटीन वो एक रबड़ जैसा था, खींच कर आप लंबा कर सकते हैं। तो वो देखने से ही पता चल रहा था कि एक सिंथेटिक प्रोटीन है, तो ऐसा काम कर सकते हैं mRNA। दे कैरी द इंफॉर्मेशन। जस्ट नेक्स्ट है कि लिपिड नानो पार्टिकल्स भी है। लिपिड नानो पार्टिकल इसलिए ये कोटिंग कर देते हैं ताकि आपके बॉडी के ब्लड में जब इंट्रावेनस ये देते हैं, तो इंट्रावेनस में बॉडी में भी बहुत सारे डिफेंसिव पार्टिकल्स होते हैं, उसको तुरंत वो डैमेज कर देंगे। बट लिपिड से जब कोटिंग हो जाता है, बॉडी भी नहीं समझ पाता है। अच्छा। और इसको डालने का जो एप्लीकेशन जो है, मुझे अभी तक यही समझ में आया, क्योंकि लिपिड्स के ऊपर भी मैं रिसर्च करता था। लिपिड्स जनरली बॉडी के सेल्स के अंदर घुस के भी बाहर निकल सकते हैं, उनको वो प्रोविजन है। ओके। क्योंकि इट इज वेरी विस्कस एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी के साथ जो मिक्स नहीं होता है। और हमारा सेल जो है 70% पूरे वाटर से ही बनी हुई है, एंड इट इज ए हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर। पानी के थ्रू ही वो बनता है। तो उसके अंदर जब ऐसे बायोमोलिक्यूल घुस जाते हैं तो उनको परमिशन रहता है, उनको फॉरेन पार्टिकल की तरह नहीं देखा जाता, एंड इट कैन इजीली गो इनटू द एनी सेल, एनी ऑर्गन, wherever they are programmed। तो ये जो पार्टिकल मतलब जो वहां पे सिंथेसिस हो रहा है प्रोटीन का, इसका जो मैन टू मैन वेरी कर रहा है, किसी का बहुत जल्दी हो रहा है, किसी का उतना मतलब टाइम लग रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन कहाँ से, किस चीज पे डिपेंड करता होगा? ये डिपेंड करता है हमारा बॉडी के ही इम्यूनिटी के ऊपर, क्योंकि इम्यूनिटी में हमारा एंटीबॉडीज आते हैं। फिर जब एंटीबॉडी किसको फाइंड कर सकते हैं कि ये बाहर का है, जब उसको लगे कि ये फॉरेन एंटीजन है, तभी वो रिएक्ट करेंगे, तभी उनको एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा बॉडी से कि आया है कुछ बाहर से। तो वो जैसे अपने पुलिस स्टेशन में बैठे रहते हैं दरो हुए के जैसे, कुछ इंफॉर्मेशन आया तभी वो एक्ट करेंगे। जब बॉडी में सब नॉर्मल चल रहा है, कोई ऐसा पार्टिकल आया है कि वो सबके साथ ऑलरेडी पहचान है उसका, तो वो आराम से सलाम ठोकते हुए अपने प्रोग्राम जगह पे पहुंच जाएगा जहां पे उसको जाना है। तो अब आप का क्वेश्चन में या किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता हो कि क्यों पकड़ नहीं सकते, जब पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, तो सारा चीज हो चुका है। जब इम्यून रिस्पॉन्स आता है उस ऑर्गन से जहां पे उसका टारगेट है, तो प्राइमरी डिफेंस, सेकेंडरी डिफेंस दोनों पैनिक हो जाते हैं। तो आप जो टारगेट का बोल रहे हो, जो ऑर्गन पे, वो भी क्या ऑलरेडी वहां पे प्रोग्राम किया गया है कि कौन सा ऑर्गन को टारगेट करना है? ऑब्वियसली, जैसे कि आप मैसेंजर आरएनए है, वो मैसेज ही कैरी करके जाएगा, तो उसको हम टारगेट बता सकते हैं, और इसीलिए ही इन्होंने स्पाइक प्रोटीन डाला है। ये नेक्स्ट है प्रोडक्ट जो इसके साथ अटैच की हुई है, स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन क्या है? ये एक रिसेप्टर प्रोटीन है। जनरल भाषा में समझा जाए, रिसेप्टर मीन्स कौन उसको रिसीव करेगा, उसका एड्रेस इसमें है। अच्छा। तो अब तो वो वहां पे जाके अटैच होता है। जी। अब लिफाफे के अंदर आपका फॉर्मूला है। लिफाफा ऐसा बनाया है जैसे कि LNP, लिपिड नानो पार्टिकल, ऐसा बनाया है कि वो लिफाफा ऑफिशियल जैसा दिखता है।
मतलब हमारे बॉडी जैसा दिखता है। अब स्पाइक प्रोटीन उसके साथ जो अटैच हुआ है वो एड्रेस है, वो वहीं जाएगा जहां उसको जाना है। ओके। अब सब लोग को लगता होगा ये तो नॉर्मल है, हम तो प्रोग्राम हो गए, अब आगे का क्या? उसके साथ और एक है कि इसके साथ है जियो। जियो। ये जो जियो है ये नेक्स्ट लेवल का प्रोग्रामिंग है। पहले बॉडी को अंदर से प्रोग्राम किया जाएगा, फिर जियो के हिसाब से रिएक्शन डाला जाएगा, मतलब रिएक्शन इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा। तो रिसेप्टर प्रोटीन तो पहुंचा दिया, अब उस टाइप के डीएनए मॉडिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। अब उसके बाद आएगा जियो। जियो एक्टिवेट कैसे होता है? जियो को अगर समझा जाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कार्बन बेस्ड बायोमोलिक्यूल है या तो पॉलीमर नानो पार्टिकल है, और ये इसको बोलते हैं कार्बन बेस्ड पॉलीमर ही बोलते हैं, पर ये नानो पार्टिकल है, माइक्रो से भी छोटा। तो ये जब जाता है तो सबके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये भी बॉडी में कैसे घुस गया, ये इसको भी डिफेंस पार्टिकल हमारे क्यों कैद नहीं कर लेते? तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ये भी कार्बन बेस्ड है और ह्यूमन खुद कार्बन बेस्ड है। तो जब एक पूरा सिस्टम बन गया है कार्बन बेस्ड, उसके अंदर आप कार्बन बेस्ड कोई भी चीज छोड़ रहे हो, वो इतना नानो बेस्ड है, तो वो जाकर कुछ भी करेगा। और ये करेगा क्या? ये वही करेगा जो इसको ऑलरेडी प्रोग्राम करके छोड़ा गया है। क्या? जिस जिस ऑर्गन लेवल पे इसका एड्रेस दिया गया है वो पहुंचकर उस टाइप का डीएनए जेनेटिक मॉडिफिकेशन शुरू कर देगा। बाद में इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये चार्ज पार्टिकल है। रिमोटली आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, या तो आप फ्रीक्वेंसी को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसम्यूटेशन भी हो सकता है, ट्रांसमिशन भी हो सकता है। सो इट्स ए टू वे मैकेनिज्म। तो इसका वीडियो रिप्रेजेंटेशन मैंने देखा था रिसेंटली, इसका जब जियो का इन्वेंशन हो रहा था, तो जियो का प्लस पॉइंट में बताया गया कि एक वाटर चैम्बर में एक्वेरियम जैसा है, दो साइड में जियो के कुछ पार्टिकल्स डाल दिए गए, और कैथोड रे से रिमोटली एक चार्ज इलेक्ट्रॉन को जब भेजा गया तो दोनों जियो पार्टिकल के अंदर रिएक्शन हुई, और दोनों के अंदर पानी के अंदर ही वो हम इलेक्ट्रिक करंट को देख सकते हैं। अच्छा, तो दे वर एक्टिंग, वो ट्रांसमिशन भी कर रहे थे। अब आती है ट्रांसम्यूटेशन कैसे हो सकती है, ये फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा, बट उसके आर्टिकल्स जब मैंने पढ़े तो वो ऐसे फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है जिस जगह में, जो पर्टिकुलर जगह में जियो अवेलेबल है, उस जगह को कोई भी इंफॉर्मेशन हम कुछ भी जो हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स होते हैं जैसे कि ईएमएफ्स हैं या तो अदर वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं या और कुछ भी है, तो उसके थ्रू जब इंफॉर्मेशन भेजा जाता है तो वो जिस जगह में है उस टाइप के ऑर्गन्स या उस टाइप के नर्व सेल में उसी टाइप का ही रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी सब तरह से हो सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, जैसे कि हमारे टेक्स्ट मैसेज आते हैं, वो भी एक फ्रीक्वेंसी से आया, एनकोड हुआ, डिकोड होकर आ गया हमारे पास, दिखाया कि हमारे पास इतना पैसे का रिचार्ज हुआ है। इससे बेसिक एग्जांपल। तो उसी तरह ही हम उस इंफॉर्मेशन को उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जब डाल देंगे तो जिन जिन के अंदर जियो है, जिस 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 लोगों ने वो हॉक्स लेकर जियो को एक्टिवेट कर रखा है, उनके नर्व सेल के अंदर वो है,
तो उनको नर्व में वही रेस्पॉन्स आएगा, भागो भूत आया। तो वो कैसे होगा कि सब पैनिक हो गए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ गया कि ये होगा ही होगा, तो वो हो जाएगा। सो इसको दो भाग में इन्होंने प्रोग्राम किया। एक तो प्रोग्राम करके डिपॉपुलेशन एजेंडा, ट्रांसह्यूमनिज्म सब करना है। जब नहीं हुआ तब ऐसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को एक्टिव किया जाए, एक ऐसा पैनिक बटन दबाया जाए ताकि बिना कोई मिसाइल फायर किए यू कैन डू एनीथिंग। So, यहाँ पे मैं एक ये बताती हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगी। बीच में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रही थी फोटोग्राफ के साथ कि जियो अगर है तो किसी के बॉडी में, तो आप अगर आपका एंड्रॉयड फोन उनके पास लेके जाओगे एंड क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ ऑन करोगे, तो वो एक काइंड ऑफ ब्लूटूथ का स्पेसिफिक कुछ कंस्ट्रक्शन है, हाँ उस टाइप का आएगा। तो अभी कुछ दिन पहले अननोइंगली मेरा ब्लूटूथ, मैं बाहर थी तो ऑन हो गया था एंड मतलब आई गॉट सरप्राइज के देख के लिस्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ ब्लूटूथ वाला, तो रैंडम डिजिट्स के नंबर होंगे और अल्फाबेट्स होंगे। इट वॉज सो डिस्टर्बिंग फॉर मी, क्योंकि उसके पहले वो जो भी मैसेजेस आ रहे थे वो कुछ स्पेसिफिक एंड्रॉइड वर्जन के बारे में बोल रहे थे, बट माई फोन इज नॉट दैट वर्जन, वो नया वाला वर्जन है ये, बट स्टिल आई गॉट दैट एंड इट वॉज सो डिस्टर्बिंग। मतलब मुझे अजीब सा ही लग रहा है कि मैं चारों तरफ वो, एंड इट वॉज एडिंग लाइक 20 बल्क में ऐड हो रहा है, मैं ये घुमा रहा हूँ तो वो ऐड हो रहे, इट वॉज सो डिस्टर्बिंग। जी जी बिल्कुल सही बात है, बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सारे हॉक्स जियो को एक्टिवेट नहीं किए हैं। सम हॉक्स गॉट द प्लेसिबो आल्सो देयर। यस, बट मतलब आपके हिसाब से कि प्लेसिबोस, नंबर ऑफ प्लेसिबो एम्प्यूल्स वर लेस ना, मतलब अब अगर 100 पकड़ लो तो उसमें से कितने प्लेसिबो उन्होंने डाले होंगे? ये एक्चुअली में डिवाइन का भी एक रोल है इसमें, उसका भी एक इंटरफेरेंस है। वो कुछ दिन पहले हमारा प्रवीण जी से डिस्कस हो रहा था, तो उसमें भी डिवाइन का इंटरवेंशन है। तो लेट्स जस्ट मेक इट शॉर्ट कि ये जो भी है वो उसी वे में ले जाएगा डिवाइन के प्लान में है, और वो अच्छा ही है और एक बेहतर ही करेगा। और इसलिए मैं इसके ऊपर और डीप वे में नेगेटिव इंफॉर्मेशन को नहीं जुगाड़ किया, क्योंकि इसके ऊपर एक प्लान है। हो सकता था कि ये डिस्कशन ना ही हुआ होता हमारा, तो अभी मैं सेशंस कर रहा होता तो मैं वो सारे नेगेटिविटी में बताता, बट उसमें एक सिग्नल ऐसे ही तुरंत आया कि इट्स ए प्लान एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। यस, तो लेट इट बी, हम सबको कॉन्सेप्ट समझा दें एंड लेट एवरीवन बी रेडी विद देयर कॉन्शियसनेस एंड वाइब्रेशन। तो सब जितना जागृति हो, तो जागृति पे तो कोई हॉक्स भी काम नहीं करेगा। जी, इनफैक्ट ये जागृति जो आई है वो ये सब हो रहा है इसीलिए आया है, मतलब मैं अपने बारे में तो बोल सकती हूँ, क्योंकि उसके पहले तक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, फिर ये सब हुआ, डाउट्स आए, क्वेश्चंस आए, और ये आंखें खोलना शुरू हुआ। जी प्लीज आप कंटिन्यू करो, मैं आपको बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। तो नेक्स्ट है कि क्या हमारा जो हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है, जैसे कि EMFs हैं, और जैसे कि अभी हमने जियो को भी समझा कि जियो कैसा काम करता है, तो ये एक प्रोग्राम्ड चेन प्रोसेस है। कैसे कि जब ये सारा इंजेक्ट हो गया उसके अंदर, एक सर्टेन नंबर ऑफ लोगों के अंदर ये चला गया, तो जब ये लोग EMF से कुछ
रेडिएशंस या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन वो भेजते हैं, तो जियो चार्ज होने लगेगा। तो जियो चार्ज होने लगेगा तो हमारे जो mRNA बेस्ड जीन लेवल में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होकर जो जीन्स बने हुए हैं, वो सारे जीन्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे, और वो वही जीन एक्टिवेट होंगे जो ऑलरेडी उस mRNA के कॉपी में बने हुए हैं। तो अगर आपके mRNA ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, जो आपके अंदर डाला गया है, तो वो ऑलरेडी जीन्स बना कर रखा हुआ, उसको बस चाहिए एक एक्टिवेशन स्विच। तो जब ये चार्ज जियो जब स्विच उसको देगा, तो वो सारे जीन्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि सुपर हीरोज के मूवीज देखते हैं, किसी को रेज होता है तो वो हल्क बन जाता है, किसी को पैनिक बटन दबता है तो वो थॉर बनना शुरू हो जाता है। तो इट्स ए लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके अंदर एक पैनिक का स्विच या जीन लेवल का एक स्विच चाहिए। तो वो जैसे स्विच एक्टिव होगा तो वो क्या होगा, ये एक रिवर्स सिनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस शुरू करेगा, जिसके थ्रू एक प्रोग्राम्ड जीन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, और वो प्रोग्राम्ड जीन क्या करेंगे, वो एक नई लाइफ को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, जो लाइफ उनके आका ने बनाया हुआ है। तो अभी हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, मीन्स माई जीन, सोर्स जीन, दोनों कनेक्ट होकर एक नॉर्मल जागृति का ये सारा प्रोसेस कर पा रहे हैं। बट इसी केस में, इसी क्षण अगर वही जियो अगर मेरे अंदर चार्ज कर दिया जाए, इफ आई हैड द होक्स, तो मैं वही बोलूंगा जो वहां पे इंफॉर्मेशन डाला जाएगा, मैं वही करूंगा जो इंफॉर्मेशन वो डाला जाएगा। तो फिर क्या होगा, वो होगा एक प्रोग्राम्ड ह्यूमन लाइफ, कंट्रोल्ड ह्यूमन लाइफ। इट्स नॉट ऑर्गेनिक, इट्स अ प्रोग्राम्ड। उसको हम इजी भाषा में बोलते हैं कि ट्रांसह्यूमन। फिर हाँ, नेक्स्ट है हमारा जंक के ऊपर है। जी जी। तो अभी सबको तो बहुत सारा नेगेटिविटी हो गया, सब समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है। अब डिवाइन का क्या है, यहाँ से हमारा एक और चैप्टर शुरू होता है। हम एक्चुअल क्या है, हमारा सोर्स क्या है। पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी रह गया, वो है कि इसका शेडिंग हो सकता है क्या, अगर जिसने लिया है वो भी शेड करते हैं, जैसे वायरस शेडिंग बोलते हैं, तो ये टीके का भी शेडिंग होता है क्या अनवैक्स्ड पर्सन के ऊपर? इज दैट पॉसिबल? इट्स ए कलेक्टिव प्रोसेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1000 लोग भाग रहे सामने कोई प्रैंक करने के लिए, तो वहां पे 10 जन बैठे हुए हैं कहीं पे, तो जब 1000 भाग रहे हैं तो वो भी भागेंगे। तो इट्स ए कलेक्टिव इवेंट। जब आपको वो उनके सामने सबको नहीं करना है, उनके सामने एक n नंबर ऑफ पीपल को करना है, जो नॉर्मल लोगों के कंपेयर में ज्यादा हो, तो सबके अंदर वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। जब अगर फिजिकल लेवल में इसके अंदर लेने से जो डिफॉर्मिटीज हुआ है, उसका कुछ टाइप का शेडिंग होके जिन्होंने नहीं लिया है उनको भी फिजिकल लेवल में कोई इफेक्ट कर सकते हैं क्या? ये कॉन्सेप्ट चला है कि वैक्स नॉन वैक्स का मैरिज है, या फैमिली में कुछ कोई लिया है नहीं लिया है, उसको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये एक टाइप का हमारा ही कॉन्शियस लेवल के साथ छेड़खानी है। अच्छा। इसलिए अब जोर जबरदस्ती नहीं है, वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको एक मास लेवल पे एक कॉन्शियसनेस लानी थी कि ये है
वी हैव टू टेक इट इफ वी वांट टू लिव। अगर हमको जीना है तो हमको लेना पड़ेगा। और जो नहीं लिए हैं या लेने वाले नहीं हैं उनके लिए भी इन्होंने कैटेगरी बनाकर रखा है। वो भी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले आई थिंक, उसके 4 कैटेगरीज कुछ उन्होंने रिलीज किए थे, जिसमें ऑलरेडी इलीट्स हैं, नेक्स्ट लेवल पे इनके जो पिलर्स हैं, थर्ड लेवल पे वेक्स्ड है, जो फोर्थ में आता है नॉन वेक्स्ड है। तो ये लेवल तो ऑलरेडी बना चुके हैं ये, यानी कि दिस विल कम इन द नेक्स्ट लेवल। मास लेवल पे एक और कॉन्शियसनेस को ऐड किया जाएगा अपने ही अंदर सेपरेशन लाने के लिए। जैसे कि हम धर्म में है, जाति में है, वर्ण में है, कलर्स में है, एवरीथिंग इन सेपरेशन। तो अब ये सेपरेशन जो है ये एक नेक्स्ट लेवल में जाने वाला है। तो इसके अंदर हमारा ही कॉन्शियसनेस जरूरी है कि हम उसको कितना रेज करके रखते हैं। हम अगर उसको रेज करके रखते हैं तो जब आप ऑलरेडी जान चुके हैं ये सारे जो हो रहे हैं, इट्स अ प्रोजेक्शन, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन हमको दिखाया जा रहा है। जब हम उस लेवल का सोच वाइब्रेशन को ले आए तो हमारे ऊपर वो शेडिंग भी नहीं होगा। अब जिन जिन में हुआ है उसी सेपरेशन को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी डुअलिटी को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक नेक्स्ट लेवल पे। हमारे जैसे चिंतन मनन करने वाले लोगों को थोड़ा वो अजब लग सकता है कि ये कैसे लोग हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमारे भीतर तो इतने सेपरेशन तो है ही, और एक सेपरेशन तो क्यों। बट दे हैव कम फॉर इट टू एक्सपीरियंस दैट लेवल ऑफ सेपरेशन। शायद उनको वो एक्सपीरियंस फेस करके या अनुभव करके ही उनको और रेज होना है, नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आना है। तो वो भी एक सोल का प्लानिंग है, उसमें भी उनका फ्री विल है। तो हम उनको इसी प्रोग्राम के माध्यम से उनको एक अलर्ट बटन दे रहे हैं, बट पैनिक बटन नहीं दे रहे हैं कि आपका भी एक लाइफ है, बट दैट शुड नॉट बी प्रोग्राम्ड, इट शुड बी ऑर्गेनिक। जी ओके, जंक डीएनए। जी, तो अभी तो काफी जैसे कि हम समझ गए कि क्या हॉक्स क्या है, कम्युनिटी क्यों खड़ा नहीं हो रहा है, ह्यूमैनिटी क्यों एक्सट्रीम एंड पे खड़ा है, और जो रूलर है वो फुली फ्लेज अपना काम कर रहे हैं। तो सबके अंदर एक अलग अलग लेवल के कॉन्शियसनेस है। कोई बोलता है अवतार आएंगे, कोई बोलता है कि मेडिटेशन करना है, कोई बोलता है कि हम सबको जागृत होना, एक कलेक्टिव इवेंट के लिए रेडी होना है, कलेक्टिवली एक होकर वननेस लानी है। तो वो सारा चीज हमारे अंदर ही है, कोई चीज बहिर्गत नहीं है, सब चीज अंदर ही है, एवरीथिंग इज इनसाइड। तो हमने स्टडीज किया है, कोई लोगों ने पढ़ाई एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पे जाकर रिसर्च कर रहे हैं, किन किनों ने पढ़ा बट उस चीज को छोड़ दिया। लेकिन इस चीज को सब ने पढ़ा कि हमारे अंदर जीन बोल के कुछ चीज है या डीएनए बोल के कुछ चीज है, वो काम करता है, वो हमको कंट्रोलिंग फिगर है। तो जब हम उसको एक नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते हैं तो ये पाया जाता है कि नथिंग इज जंक। इस डुअलिटी के वर्ल्ड में कोई चीज व्यर्थ नहीं है, कोई चीज बेकार नहीं है, जो है वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी कुछ दिनों से सुना कि जंक डीएनए है, जंक डीएनए है। तो हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है जंक डीएनए के बारे में। तो जब जंक के बारे में मैंने ऐसे ही देखा तो इन्होंने बस एक साधारण सा नाम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर आए हैं, एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर डालने में कि जंक है। जैसे कि रद्दी है, रद्दी सामान मतलब इट्स ए वेस्ट,
इट्स नो यूज। लेकिन हम उसको अगर अच्छे से देखें तो ओरिजिनलिटी में वो है, उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं। अच्छा। जिस जो डीएनए किसी भी फंक्शनल यूनिट को कोड नहीं करता है या किसी भी फंक्शनल यूनिट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ओके। ऐसे भी डीएनए फ्रैगमेंट्स हमारे अंदर है। उसी क्रोमोसोम के अंदर, उसी एक ही चेन के अंदर कुछ कोडिंग होता है, कुछ नॉन कोडिंग होता है। ऐसे ही मिलकर टोटल डीएनए बनी है। तो जो नॉन कोडिंग है उसको आजकल के फिगर में बताने लगे कि ये जंक है। मतलब नॉन एक्टिव बोल सकते हो क्या इसको? ना, ना, एक्टिव इसको भी? नॉन एक्टिव नहीं बोल सकते। इट इज एनक्रिप्टेड। अच्छा। एनक्रिप्टेड मतलब प्रोटेक्टेड है, किसी काम के लिए है, बस प्रोटेक्टेड है। ओके। तो जब हम नॉन कोडिंग के बारे में जानना शुरू करते हैं, वो क्या होता है, वो कोई भी फंक्शन नहीं करता, इसीलिए आजकल के भाषा में बोल दिया कि जंक है। लेकिन जब वो किसी को कोड नहीं करता है तो हमारे अंदर है क्यों? जब उसको समझ रह जाते हैं तो ये पता चलता है कि वो किसी भी जेनेटिकल फंक्शनल प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई भी प्रोग्राम में नहीं। फिर क्या है, कोई भी प्रोग्राम नहीं तो मतलब ना ये प्रोटीन बनाता है, ना एंजाइम बनाता है, ना किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज को नहीं। तो है क्या? तो ये है कि ये स्टडीज हम करते आए हैं, अभी भी चल रहा है और आगे हमेशा तक चलेगा। क्या कि ये जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स होते हैं, या तो डीएनए का एक फ्रैगमेंट होती है, या तो कुछ कोड्स होते हैं, वो होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जेनेटिक हायरार्की को। ओके। हम कहाँ से हैं, हमारा सोर्स क्या है, हमारा सोर्स जो है, जो दादा परदादा, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में इतना ही ज्ञान है सबको। वो कैसे थे, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, वो ऐसे थे तो मैं ऐसा हूँ, उनमें ऐसा था तो मेरे में भी ऐसा होना चाहिए। तो ये सारा चीज इंफॉर्मेशन जो है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स में होती है। इसको यूज करके हम अपने सोर्स तक पहुंच सकते हैं। अच्छा। तो जब सोर्स तक पहुंच सकते हैं तो क्यों जंक बोला जा रहा है? तो जंक एक एजेंडा है। जंक एजेंडा है तो एजेंडा क्या है कि आप पहले एक प्रोग्राम किया हुआ एक इंफॉर्मेशन कोड को डालिए, वो जाएगा उस फ्रैगमेंट के पास, जो जरूरी नहीं है, उसको धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली उसको वो रिप्लेस करेगा। जब वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा, नाउ यू आर रेडी टू बी प्रोग्राम्ड, मतलब आप प्रोग्राम होने के लिए अब रेडी है। अब लोगों के दिमाग में, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अगर ये डाल दिया जाए ये मेरा जंक है, तो जो बाहर है वो अंदर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो आप बाहर दोहराओगे, चाहे वो मंत्र है या वो गाली है, सब चीज अंदर फलित होगा। अंदर फलित होगा तो जब बॉडी खुद बोल रहा है जंक है जंक है जंक है, तो अंदर जो ऑलरेडी एक फॉरेन एमआरएनए गया है वो रेडी है रिप्लेस होने के लिए, और उसका जीन्स ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है, तो वो जीन्स आकर इसको रिप्लेस करना शुरू करेंगे। जैसे रिप्लेस करना शुरू करेंगे, आपके पास एक ही बुक सेल्फ है, आपके पास नए बुक्स आ रहे हैं, और वो ऐसे बुक्स है जो आपके सोर्स के ओरिजिन से ही वो कट कर रहा है। जो आपके पूर्वजों के जो मेन सोर्स है, जो क्रिएटर है, उसके लिंक से ही आपको काट दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको तो हम संस्कृत में अमात पुत्र बोलते हैं, इसका कोई माता भी नहीं है।
तो जिसका कोई क्रिएटर ही नहीं है, तो उसका क्रिएटर कौन है? इसी फिजिकल वर्ल्ड में जो उसके प्रोग्राम करने वाला है वही क्रिएटर है। वो उन्हीं को ही हाथ जोड़ेगा आगे जाकर, क्योंकि वो प्रोग्राम होने के लिए तैयार है, प्रोग्राम हो चुका है। तो वो कॉन्सेप्ट को हमको समझना चाहिए, व्हाई दिस फॉरेन mRNA इज वेरी डेंजरस। ये हमको रातों रात पॉइजन नहीं दे देगा, लेकिन स्लोली स्लोली एक एक जीन डीएनए बनाएगा, उसको हमारे सोर्स से ही वो रिप्लेस करता जाएगा, क्योंकि उसके पास पूरा कैपेबिलिटी है। लोग ये सोचते हैं कि हम इमोर्टल कैसे हो सकते हैं। डीएनए के पास इनफाइनाइट टाइम तक डीएनए का रिपेयर सिस्टम अवेलेबल है। डीएनए को आप एक एंड से काट दो, उसी एनवायरमेंट में रखिए, वो थोड़ी देर बाद फिर जुड़ जाएगा। उसके कुछ सब यूनिट्स काट के आप रख दीजिए, वो सारे सब यूनिट बनाकर फिर जुड़ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या ये भी है कि हमारे जो भी सारे ऑर्गन सेल्फ रिपेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब पूरे दैट इज हमारे डिफरेंट थिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग कि सेल्स जो रिपेयर होते हैं उसके ऊपर हमारा इम्यूनोबायोलॉजी काम करता है। जो जीन लेवल पे काम होती है या डीएनए लेवल पे काम होती है, वो ऐसा काम होता है। सेल्स ऐसा नहीं कि सेल्स के ऑर्गेनेल को हम काट दे तो वो काम करेगा, इट विल बी फंक्शनलेस, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है, सेल वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, वो सारे सेल के फंक्शनल यूनिट है। उसके फंक्शनल यूनिट को हम अगर निकाल दें तो दैट इज डेड। कोई भी एक चीज को, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल से ही पूरा ऑर्गन बनता है। एक एक सेल, एक एक कोशिका से ही हमारा पूरा अंग बने है, लेकिन डीएनए का ऐसा नहीं है। इसलिए तो मैंने बोला कि इसमें डिवाइन का सोर्स है, इसमें एक इनफाइनाइट पावर है जो सेल्फ रिपेयर कर सकता है। उसके अंदर भी आप अगर कोई म्यूटेशन कर दिया तो भी उस म्यूटेटेड पार्ट को वो कट कर सकता है, कट करके फिर रिपेयर कर सकता है, जोड़ सकता है। लेकिन अब इस समय में वो फंक्शन धीरे धीरे लोगों में कमी आ गई है, इसलिए हम ज्यादातर कैंसर पेशेंट्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बचपन से ही डालना शुरू कर दिया गया है। पोलियो है, बीसीजी है, वो है, ये है करके लगाते ही रहता है। दैट मीन्स इट इज ए स्लो पॉइजन, स्लोली बट श्योरली। ये धीरे 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 सोर्स को वो हटा रहा है। कौन सोर्स? जो हमारा मेन सोर्स है। अब नेक्स्ट है कि ये फिर क्या करेगा अंदर जाकर। वो पूरे सोर्स से जब कट ऑफ हो जाएगा, तब वो जो लाइफ है वो लाइफ ही रहेगा, क्योंकि डीएनए को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप नॉन फंक्शनल यूनिट को हटा रहे हैं, डीएनए को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वहां पे एक फंक्शनल यूनिट आ गया, तो डीएनए को और काम करना है, यानी कि और फंक्शन करना है। एक और फंक्शनल यूनिट आ गया, यानी कि मैं अपने घर में और एक नौकर को रख दिया, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, बिकॉज आई पे फॉर इट। तो वैसा ही वो डीएनए काम करता रहेगा, क्रोमोसोम काम करता रहेगा, उसके अंदर वही कैरेक्टर प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा जो मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम किया है। बट इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, वी हैव बीन थ्रू इट। हम उस प्रोसेस से होकर आ चुके हैं। नाउ इट्स ए जजमेंट डे। अब वो काम करे या नहीं करे, इसीलिए अब फुली एंड फाइनली इन्होंने एक ऐसा पार्टिकल्स को डाले हैं जो चार्ज्ड है। क्या है वो? जियो है, क्योंकि सोर्स फ्रैगमेंट के पास भी वही डीएनए का पावर होता है जो फंक्शनल यूनिट के पास भी होता है। जब उसको आप चार्ज पार्टिकल से जब हटाओगे तो वो डैमेज हो जाएगा। जब वो डैमेज हो जाएगा
तो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड डीएनए रेडी है, जीन्स रेडी, वो ऐड हो जाएगा, शुरू करेगा। वो ऐड हो जाएगा। वंस ऐड हो गया वो काम करना शुरू कर देगा। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें डिवाइन का क्या रोल है। हम तो खुद एक डिवाइन है, तो जो क्रिएटर है उसने ऐसा क्यों डाल दिया और ऐसा एनक्रिप्शन क्यों रखा, सब कुछ कोड के माध्यम से सीक्रेटली क्यों रखा। इसमें यह है कि अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उसका मैं आपको भेज भी दूंगा, स्क्रीनशॉट है, पूरे आर्टिकल्स तो मैंने पढ़ लिया है। तो वो रिसर्चर ने, वो साइंटिस्ट ने ऐसा फाइंड आउट किया है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, वट एवर हैपन्स इन आवर फिजिकल बॉडी, इज इट हैपनिंग इन आवर डीएनए लेवल और जीन लेवल। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिवेशन हैपेंस, वो क्या क्या एक्टिवेशन करता है जीन लेवल पे। तो उन्होंने दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बनाए, दोनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कुछ लर्निंग प्रोसेस में डाल दिया, बुक्स पढ़ने हैं, वर्कशॉप करने हैं, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ऐसा करके उन्होंने सारा डाल दिया। उसके बाद दोनों को अलग अलग वे में, एक को स्पिरिचुअल प्रोसेस में रखा, जो लोग मेडिटेट कर रहे थे या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में थे, और दूसरे ग्रुप जो है कुछ नहीं कर रहे थे, दे आर जस्ट लिविंग लाइफ ऑन देयर ओन। जब उनका फंक्शनल टेस्ट किया गया कि उसी लर्निंग प्रोसेस में वो कितना इजीली ग्रास्प कर पा रहे हैं, तो उनके जीएन लेवल पे स्टडी हुआ। तो ऐसा देखा गया कि जो नॉन कोडिंग स्ट्रेंथ है, जिसको हम जंक बोलते हैं, उस जंक में से ही कुछ फंक्शनल यूनिट क्रिएट हो गए और वो फंक्शनल जीन की तरह काम करना शुरू कर दिया। और उसमें से दो जीन्स उन्होंने फाइंड किए, उसका नाम है, मैं थोड़ा बोल्ड करके देख लेता हूँ, VMAT2। तो ये जो दो जीन्स हैं उसमें एक्टिवेट होना शुरू हो गए, और उस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को वो जीन्स हेल्प कर रहे थे इजीली लर्न करने के लिए चीजों विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। उनका प्रोसेस बहुत ही फास्ट था। और जो आउटर वर्ल्ड का जो इफेक्टिविटी है, बाहर के जो चीजें हमको इफेक्ट करते हैं, वो इफेक्ट भी बंद हो गया था। अच्छा। सो दैट मीन्स दे स्टार्टेड गोइंग इनवर्ड, और जो बाहरी दुनिया में थे, लर्न कर रहे थे, वो इफेक्ट हो रहे थे। जस्ट लाइक नॉइज कैंसलेशन, मैं अब आउटर वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया। जब आउटर वर्ल्ड से कट ऑफ हो गया, मैं फोकस्ड हो गया। जब मैं फोकस्ड हो गया, जो जितने सारे ये प्रिंसिपल्स हैं, हॉक्स हैं, वो सब मेरे लिए हॉक्स ही रहेंगे। अब मैं समझ सकता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। तो वो उसी में डिवोटेड हो गए। जब वो उसी में डिवोटेड हो गए, तो उनका लर्निंग प्रोसेस स्पीड अप हो गया। जब हम उसके सोर्स में देखा गया, तो पता चला वही जंक में से एक जीन फंक्शनली काम कर रहा है। दैट मीन्स वो उसी रद्दी बुक में से कोई एक पुराण निकला जो उनके लिए भगवत गीता होकर चल रहा था। वही है, हम जब तक वो बुक को समझते हैं तो हमारे लिए वो एक नॉलेज है। जब हम बुक को समझते हैं ये यूजलेस है, तो हम उसको रद्दी में ही निकाल देते हैं। इसको क्या गॉड जीन एक्टिवेशन बोलते हैं? बोल सकते हैं, बट इट विल श्योरली विल कम आउट। और ये काम करना शुरू हो चुका है, जैसे mRNA का काम करना शुरू हो गया है, उस लेवल का काम भी शुरू हो चुका है। तो बोथ द इवेंट्स आर साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन। हमारे हाथ में चॉइस है, हम किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हम अगर आज अभी इसी वक्त अगर एक्सेप्ट कर ले कि हमारे अंदर ही गॉड जीन है,
चलिए ये भी छोड़ दीजिए कि गॉड जिन है कि नहीं, लेकिन इतना समझ ले कि हमारे पास ही एक सोर्स फ्रैगमेंट है जो उस क्रिएटर से आया है। इतना माइक्रो लेवल पे एक सोच हमारे कॉलेक्टिव कॉन्शियसनेस को इतना रेज कर देगा कि हमारे अंदर का गॉड जिन को वो बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि अभी फिलहाल नॉन कोडिंग में है, वो किसी को कोड नहीं कर रहा है। जब वो गॉड को कोड करना शुरू कर देगा देन यू बिकम डिवाइन। तो इसको कॉन्शियसली एक्टिवेट करने के लिए आप क्या बोलोगे कि मेडिटेशन इज द ओनली प्रैक्टिस दैट वी कैन डू? मोस्ट ऑफ केसेस में ये काम करेगा, क्योंकि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अदर रियल में या तो अदर ये में हम सोचते आए हैं कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, तो वो सारा चीज एक्टिवेशन हम इस डायमेंशन में रहकर भी कर सकते हैं। बट उस चीज को एक एजेंडा के थ्रू, एक अवतार, एक एंजल, एक महापुरुष ऐसा कह कर उसको डाला गया है। वो भी कोई आउटर बीइंग है, बट एवरीथिंग इज इनसाइड। तो उसको अगर एक्टिव करना है तो हम ही खुद उसके चाबी है उस लॉक को खोलने का। और वो लॉक कैसे खुलेगा? जब हम इनवर्ड होंगे। वो इनवर्ड कब होंगे? जब हम मेडिटेट करके उस वॉइड के स्थिति से जब हम जर्नी शुरुआत करते हैं, तब हमारे अंदर ये सारे फंक्शनल यूनिट्स खुलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम महाशून्य बोलते हैं। क्योंकि सृष्टि का शुरुआत भी महाशून्य से ही हुआ था, अगर हम वेद को भी फॉलो करते हैं। तो वो स्थिति वहीं से ही जागृत होती है और वो एक्टिवेशन भी वहां से शुरुआत हो जाता है। और वो इतना सटल है कि आप तो डीएनए को भी खाली आंख से नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते। वो एटम लेवल का माइक्रोस्कोप में वो एक छोटी सी फ्रैगमेंट आप देख सकते हैं, लेकिन आपको देखकर ताज्जुब हुआ होगा कि सेल्स मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब हम डीएनए को एटॉमिक माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो डीएनए भी मूवमेंट करता रहता है। जब देख रहे मतलब अनलेस यू सी इट डजंट। आप देख रहे हो तभी वो मूव कर रहे, मतलब जो बोलते हैं ना, जैसे कि ऑलरेडी मूविंग, इट इज ऑलरेडी मूविंग। हम बेसिक नॉलेज में बोल देते हैं कि सेल सबसे सारे ऑर्गेनेल्स को लेकर बनी हुई है, सेल के पास ही लाइफ है। अगर सेल से सारे ऑर्गेनेल्स निकाल दे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी सब निकाल दे, तो वो डेड है। लेकिन द न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए तब तक लाइवली रहता है, इवन दो यू टेक आउट ऑल दी ऑर्गेनेल्स। तो वो जो चीज है उसके अंदर भी जीवन है, मतलब चैतन्य है। तो उस लेवल का चैतन्य को हमको एक्टिवेट करना है, तो दैट इज वेरी वेरी इनवर्ड जर्नी। खुद के ऊपर खुद ही फोकस करके जब हम मेडिटेट करते हैं किसी भी विधि से जो ऑथेंटिक है और सब में वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, उस विधि को फॉलो करके जब हम करते हैं, उस लेवल का हमारा काम शुरुआत हो जाता है। बट वो जब आएगा आपके अंदर ही कॉन्शियसनेस लाएगा। ये सारा चीज, इवन वी आर डिस्कसिंग इट, वेयर दैट कम्स फ्रॉम, एवरीथिंग दैट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन आवर जीन में सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जो हमारे पिछले का था, जो आगे का है, और अभी जो हम सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो तीनों को वो
एक प्रोजेक्शन में लेकर आता है और वो वही सिंक्रोनिसिटी दे रहा है. सो वी कैन से दैट दिस इज ए जीन लेवल कनेक्शन. तो वो इंफॉर्मेशन भी एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है और वो एग्जाम रिसीव कर रहा है. उसको एनालाइज करके आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स उससे ही इंफॉर्मेशन आ रहा है, आप तक पहुंच रहा है और सब तक पहुंच रहा है. तो शायद ये एक स्विच होगा सबके अंदर भी कि हमारे अंदर कुछ है जो हमको जागृत करना है. तो उसको एक मैं कोट करूंगा, अभी रिसेंटली उसके ऊपर भी कुछ काम की मतलब कुछ वर्क किए हुए थे, तो उसके ऊपर एक कोट मुझे मिला. तो वो एक कोट है कि आई एम ए फ्रैगमेंट ऑफ फर्स्ट सोर्स imbued with all capabilities. तो उसका अर्थ है कि मैं उस फर्स्ट सोर्स का ही एक फ्रैगमेंट हूं जिसके अंदर सारे कैपेबिलिटी है. कोई स्पेशलिटी नहीं, सारे कैपेबिलिटी है. स्पेशलिटी कब होगा? जब मैं एक को पकड़ के रखूंगा. मेरे अंदर सारे चीजें हैं और मैं वो सब कर सकता हूँ जो मेरे सोर्स में कर सकते हैं. कर सकते. ब्यूटीफुल. तो नेक्स्ट है हमारा जीएमओ. हाँ. जी. तो जीएमओ ऐसा है कि इसको हम अलग अलग तरीका से समझ सकते हैं. इसका एक मेन है जो सार तत्व है, प्रिंसिपल जो है, वो है जेनेटिक म्यूटेशन. जीन को हमने अपने वे में चेंज करना या तो किसी बाहरी तत्व से उसको चेंज होना, दोनों ही म्यूटेशन है. तो बाहर तत्व से होना दैट इज ए नेचुरल, नेचर से हो रहा है, और हम करवा रहे हैं दैट इज इंड्यूस्ड, मतलब हम इंड्यूस कर रहे हैं उसको होने के लिए. तो जीएमओ काफी टाइप के हैं. तो जीएमओ का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो बेसिकली हम रेगुलर ये में समझ सकते हैं कि इट्स ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. वो सील लगा रहता है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स है. तो वो है क्या? असल में वो हाइब्रिड है. हाइब्रिड मतलब उसके अंदर एक ही जीन है जो वो फंक्शन करेगा टू इवॉल्व टू ए सर्टेन लेवल, बट इट कांट गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन. हाइब्रिड है, प्रोग्राम्ड है. मतलब जो मैंने अगर एक धान का पौधा लगाया, पेडी, उसमें से जो धान बनेगा वो सिर्फ खाने लायक ही होगा. उस धान को मैं बो कर मैं दूसरा धान का पौधा नहीं लगा सकता. अच्छा. सो इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड. उसके मतलब ऊपर उसका और फर्दर म्यूटेशन भी नहीं होगा, नेचुरल म्यूटेशन जो है बंद हो जाएगा वहां पे. म्यूटेशन नहीं, इवोल्यूशन. हाँ, म्यूटेशन तो करवा दिया गया है. म्यूटेशन तो हो गया, करवा दिया. हाँ. नेचुरल जो होना था वो अपग्रेडेशन बोलो या एवोल्यूशन में आगे नहीं बढ़ेगा. आगे नहीं बढ़ेगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा. तो उसका क्या है कि उसका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बंद हो गया. वो कौन कर रहा है? ह्यूमन ही कर रहा है. ह्यूमन इज बेस्ट. जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग, इवन एनिमल्स. ये जो हम सारे डेयरी से सबसे पी रहे हैं, हमारे पास इतने गाय भी नहीं है. We can track. We can know ourselves. We can find ourselves. कि ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सब उसी सोर्स से आ रहे हैं. कहाँ से? जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है. फिर आता है उसको अलग वे में डिफाइन करें तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन भी होते हैं.
कैसे कि प्रोग्राम करके बायो प्रिंटर से अब ऑर्गन्स भी बनाना शुरू कर दिया है। हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ये सब हो रहा है। तो उसका क्या डिसएडवांटेज है? वो है विथ एक्सपायरी डेट आपको आएगा। आप ये लगवा लीजिए, 6 महीना काम करेगा, 6 महीने बाद दूसरा लगवा लीजिए। और फूड के लिए जो ग्रेन्स मॉडिफाइड जो ग्रेन्स आ रहे हैं, वो उसको हम कंज्यूम करें तो क्या उसका इफेक्ट आएगा? इफेक्ट ऐसा है कि वो बहुत ही सटल है, क्योंकि जब वो हमारे फूड लेवल में आया, हम उसको किस कंडीशन में उसको ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं, रेगुलरली है या हमने जस्ट फॉर सेक ऑफ टेस्ट हमने यूज किया। तो जब हम रेगुलरिटी लेंगे, रेगुलरली उसको कंज्यूम करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं एवरीथिंग गोज इनटू द सेल, राइट? सेल के अंदर वो सारा प्रोसेस होकर जाता है जो हम खाते हैं। तो वो सारा इंफॉर्मेशन भी उसके पास जब जाएगा, वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम इधर कुछ खाना खाते हैं, फिर जब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में चले जाते हैं, वहां रहना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम इडली डोसा के प्रति भी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। देन स्लोली बट श्योरली वही पर्सन, अगर उसको काम नहीं मिला, वो अपने गांव गया, तो वो इडली डोसा का ही दुकान खोलेगा, लेकिन अपना गांव का खाना वो कभी नहीं बनाकर भेजेगा। दैट इज द म्यूटेशन। तो ये पूरा बहुत ही सटल वे में काम करता है। और थर्ड है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनल्स मतलब सेल के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, वो कैसे काम करना चाहिए, उसके अंदर भी जीन होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं, गोल्गी का अपना डीएनए होता है, ऐसे सब अलग अलग ऑर्गेनल के भी अलग अलग डीएनए होते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसके फंक्शन के लिए फंक्शनल यूनिट है, वो कैसे काम करना है उसका जो सूत्र है उसके अंदर होगा। उसको अगर हम म्यूटेट करके प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, तो वो क्या हो सकता है, उसको हम रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी एक्टिव शटडाउन कभी भी कर सकते हैं। हाँ। वो एक हो गया। जो फोर्थ है, जो अभी वो वर्ड आया नहीं, वो आज ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था और अंदर से वो एक इंफॉर्मेशन ऐसे ही आया कि वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ओरिजिन। जेनेटिकली मॉडिफाइड ओरिजिन, यस। ओके। ये कैसे होगा? जब इनका एजेंडा इम्प्लीमेंट होगा, ट्रांसह्यूमनिज्म का, then that will be a completely genetically modified origin है। हमारे पास वो सोर्स का कोई फ्रैगमेंट नहीं, सोर्स का कोई भी हमारे पास जीन अवेलेबल नहीं होगा जो हम बता सके कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। हम वो नहीं बता सकते। हम वो ही बताएंगे जो हम प्रोग्राम्ड हैं, या हमको टाइम टू टाइम ये प्रोग्राम कर करके अंदर डालेंगे। हमारा भी एंड्रॉइड जैसा ही अपडेट्स आएंगे, हमारा ओरिजिन चेंज होता रहेगा। तो वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट ये होगा कि वो प्रोग्राम्ड ह्यूमंस होंगे। ये तो हमने प्रोग्राम्ड ऑर्गेनल को देखा, प्रोग्राम ऑर्गेनल से ऊपर प्रोग्राम ऑर्गन देखा, प्रोग्राम ऑर्गन से ऊपर हमने प्रोग्राम सीड्स, एनिमल्स सब देखे। अब अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस इसको नहीं समझा, देन दे कैन सी द प्रोग्राम्ड ह्यूमंस, बट वो नहीं होगा। क्योंकि जो सोर्स कोड है, अगर हम जीन में डीएनए को स्टडी करें, सोर्स कोड के अंदर जितने सारे नॉन कोडिंग पार्ट है, इट इज वेरी हाई इन कंटेंट देन द फंक्शनल यूनिट।
अगर हम पूरा जीन को एक ही धागे में, अगर एक ही मेमोरी में देखें, तो इतना सा अगर धागा होगा तो फंक्शनल यूनिट बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, लेकिन जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जो हम जंक बोल देते हैं, वो बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो यानी कि जो एनक्रिप्टेड करके रखा हुआ है, वो हर एक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो रखा हुआ है। वो जो युद्ध है वो आखिरी सांस तक चलेगा, इसीलिए वो बहुत बड़ा पार्ट है। यस। वो कभी भी कोई भी एक स्ट्रैंड, मतलब कोई एक कोड काफी है पूरे ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए। उससे हम सुपर ह्यूमन भी बना सकते हैं, सुपर इविल भी बना सकते हैं। वो जो है वो सुपर इविल का है, बट सुपर ह्यूमन उसके अंदर है। वो डिवाइन चाहे तो कभी भी एक्टिव कर सकता है। और जो कर रहे हैं उनको भी पता है, और हम जो कर रहे हैं सबको बताने का है। We have the hope. 100%. Yeah. Yes. Okay. और दूसरा है कि जो लास्ट रिजल्ट है कि जब ये इम्प्लीमेंट होगा, सोर्स का इम्प्लीमेंटेशन या जो सेल्फ का इम्प्लीमेंटेशन है, हम जनरली इनको डार्क बोल देते हैं, दे आर 100% टू द सेल्फ सर्विस, खुद के प्रति ही फोकस्ड है। तो वो दोनों में ही ऐसा होगा कि या तो हम पूरे डिवाइन हो जाए, हमारे पास सोर्स ही सोर्स रहेगा, वी विल बी लिमिटलेस इन बोथ द एंड। ट्रांस में भी लिमिटलेस है, इसमें भी लिमिटलेस है। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन उस समय तक रहेगा, लेकिन जब वो रिप्लेस हो जाएगा, फिर हमारे पास हम ना आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ना फिर एक्टिव हो सकते हैं, हम बस प्रोग्राम हो सकते हैं। पर वो नहीं होगा जी, वो तो नहीं होगा, क्योंकि हमको इतना बिलीफ रखना है कि ये प्रोग्राम या ये इंफॉर्मेशन देने का रीजन ये है कि लोगों को समझ जाना चाहिए कि जो जंक है वो बहुत बड़ा जंक है। वो इतना बड़ा जंक है कि उसमें से कुछ भी आप निकालोगे वो आपको हमेशा काम आएगा, और उसमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, वो आना शुरू हो गया है। तो हमने पूरा जो भी हमारे क्वेश्चंस थे पूरा हमने कंप्लीट कर लिए क्या? जी, कवर कर लिया हमने, पूरा हो गया जी। मुझे और एक जानना था कि आप जब पीएचडी कर रहे थे चाइना में, वो कौन से टाइम में, मतलब प्री कोविड टाइम था? प्री कोविड, प्री पैंडेमिक टाइम था। मैं 2014 से 2018 तक रहा, और 5 साल रहने के बाद मैं बैक कर गया इंडिया। तो यू मस्ट बी हैविंग फेलो स्टूडेंट्स अभी भी कांटेक्ट में जो ये टाइम वहाँ पे बिताया है, तो आपको पता चला होगा कि एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ था उधर। जी जी जी, मेरे दोस्त वहाँ पे भी प्रोफेसर हैं, कोई साइंटिस्ट भी है, और कुछ फेलो रिसर्चर भी है, काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो लोग क्या रियलिटी के बारे में खुल के बात करते हैं आपस में? They can't. जितना आप यहाँ बोल सकते हैं वहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि चाइना इज वेरी डिफरेंट। Very different and very difficult also, I think. It's not difficult in physical world, but इतने सारे restrictions के अंदर रहना, is it not difficult? It's not difficult in the name of restrictions, क्योंकि restriction को हम
जो आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू में बोल देते हैं कि कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच है या तो फेमिनिज्म है, ये सब जो आए हैं ये एक नॉर्मल सिचुएशन को पैनिक में लाने के लिए, लेकिन वहाँ का सिचुएशन ऐसा कंट्रोल में रहता है कि ये बोगस वर्ड्स वहाँ पे आते नहीं। अच्छा। क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया बट बाहर से हम जो देख रहे थे कि फोर्सफुली इतने सारे लोगों को ऐसे डंप कर रहे हैं घर पे, वो वाला जो मतलब बहुत ही देखने में बहुत अजीब लग रहा था। उससे भी खराब सिचुएशन वो 90s में देख चुके हैं, 80s में देख चुके हैं, जब अच्छा। उनका लीडर माओ जेडोंग था, जिसका फोटो आप चाइनीज करेंसीज के ऊपर देख सकते हैं। उसके टाइम में जब नेचुरल फेमिन आया तो उसने लिटरली एमओयू सबके सामने पब्लिश कर दिया कि whoever is capable of working, they only will be survived in the mainland China. तो जो लोग काम करने लायक हैं या तो जिनके हाथ पैर चलते हैं वही लोग जी सकते हैं, अदरवाइज सबको मारना होगा करके ऐसा एक डेरोगेटरी लॉ लाया गया। उस लॉ के बेसिस पे आज भी चाइनीज रेवोल्यूशन में वो चीज़ पढ़ाया जाता है। इवन हमने भी पढ़ा जब हम लोग गए हुए थे। तो उस रेवोल्यूशन में करोड़ों करोड़ों लोग गाय बैल की स्थिति में तो नहीं, लेकिन मक्खियों जैसे मारे गए। और उस समय का सिचुएशन ऐसा था कि उनके हाथ में जो पड़ता था वो खाते थे। इसीलिए आज हम चाइनीज को बोल देते हैं वो कुछ भी खाते हैं, बट इट बिकेम देयर रियलिटी वंस अपॉन ए टाइम। क्योंकि डेली गाड़ियों में भर भर के बूढ़े माँ बाप पेरेंट्स को ले जाते थे, एक अनजान जगह में सबको खड़े करके सिर्फ एक ही गोली मारा जाता था और उसको छोड़ दिया जाता था मरने के लिए, क्योंकि दे आर नॉट कैपेबल ऑफ वर्क और वो दूसरे के फूड के ऊपर डिपेंड रहेंगे करके उनको ऐसा किया जाता। इसलिए अभी जो जनरेशन ग्रैंड पेरेंट के एज में वहां पे है तो आप देखकर हैरान रहेंगे। 80-90 के एज में भी वो डेली इवनिंग को वहां पे ग्रुप एक्टिविटीज के नाम पे डांस करते हैं म्यूजिक लगाकर। जो 80-90 साल के बुजुर्ग यहाँ पे हाथ ना पकड़ो तो वो कहीं जा नहीं सकते, बेड से उठ नहीं सकते। वो आज के टाइम में वहां के ग्रैंड पेरेंट्स वो सारा चीज कर सकते हैं जो हमारे यहाँ के 50-60 के एज के लोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि दे वर द यंग जनरेशन हु फेस दैट सिचुएशन। 30-40 साल पहले 1980 में जो था वो 40 साल पहले अगर आप माइनस करेंगे वो 40 के एज में थे। आज 80 साल में भी वो उतना एक्टिवली काम करते हैं, सारे काम करते हैं। मतलब वो सिचुएशन का इनका मेंटली उतना स्ट्रांग बना दिया इन लोगों को, मेंटली स्ट्रांग बना दिया, फिजिकली स्ट्रांग बना दिया। क्योंकि एवरीथिंग कम्स फ्रॉम योर माइंड। आपने दृढ़ निश्चित कर लिया कि मुझे जीना है, मुझे स्ट्रांग रहना है एंड आई विल हैव टू लिव लॉन्गर इन व्हाटसोएवर कंडीशन कम्स। तो वो भी है, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वही देख रेख करते रहते हैं, क्योंकि उनके जो मिडिल जनरेशन है यानी कि जिनके ऑलरेडी बच्चे हो चुके हैं वो तो सब जॉब में बिजी रहते हैं। वो सारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को भी ख्याल रखते हैं एंड दे लिव हैप्पीली इन देयर सोसाइटी। तो रेस्ट्रिक्शन वहां का अच्छा है। सॉरी,
रेस्ट्रिक्शन वहाँ का अच्छा है। यस। ठीक है, तो जी। बहुत कुछ जाना आपसे, बहुत कुछ छूट तो नहीं गया, मैं बस उतना ही देख रही हूँ, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आप तो बोल रहे हो कि सभी कवर कर लिए। जी, जी। मैं क्वेश्चंस के हिसाब से ही आगे बढ़ रहा था। जी। थैंक यू सो मच इतने सारे जानकारी देने के लिए, और बहुत सारे आपने मतलब स्पेशली डीएनए, जंक डीएनए को ऊपर जो पूरा क्लियर कर दिया हमारा जो जी। भी थॉट था, वो थैंक यू जी। सो मच आने के लिए। थैंक यू। और थैंक यू। आपको भी थैंक्स, प्रवीण जी को भी थैंक्स, क्योंकि प्रवीण जी यस। से ही ये मिला आपसे बात करने का ये जी, जी। मौका। जी। तो ओके देन, आज के या, लिए यहीं पे खत्म या। करते हैं। श्योर, श्योर, तो श्योर। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।